मेरा नाम है मिसुमी माकोतो, पर मेरी जिंदगी किसी मजाक से कम नहीं। जब मैं अपनी फैमिली के साथ सुबह खाना खा के स्कूल से आने के बाद मार्केट की प्रैक्टिस कर रहा था, खाना खाया और उसके बाद नहाया भी, और हर दिन की तरह बस एक आम सा दिन था। पर अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, बल्कि किसी और ही जगह पर आ चुका हूँ। और तभी अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई देती है, बच्चे मैं भगवान हूँ, तुम अब दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। और तभी गॉड अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैं तुम्हें एक हीरो बनाकर दूसरी दुनिया की गॉडेस के पास लेकर जाने वाला। मैं हूँ रिल्म ऑफ नाइट का रूलर सुकोयोमी। ये आप तो जापानीज मिथोलॉजी के 3 नोबल चिल्ड्रंस में से एक हो, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे। तो फिर अब यहाँ पर क्या कर रहे हो सुकोयोमी जी? शायद तुम्हें ये मालूम नहीं होगा, पर तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी दुनिया से हैं। गॉड की ये बात सुनकर मिसुमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कुछ सर तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी दुनिया की गॉडेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो लोग जापान आता है। वो इस बात से एग्री हुए थे कि एक दिन वो गॉडेस को उनकी सबसे ज्यादा प्यारी चीज सौंप देंगे। और गॉड की बात सुनकर मिसुमी को समझ में आ जाता है कि अब अगर ये दूसरी दुनिया में नहीं जाता है तो इसकी 2 बहनों में से किसी एक को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। और इसी वजह से मिसुमी दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर गॉड से कुछ कहने ही वाला होता है। गॉड कहते हैं, तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं उन प्यारी प्यारी लड़कियों की मैगजीन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बहुत ठरकी हो तुम। हाँ, आप तो सच में गॉड हो, आपको किसी बता। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखने के बाद क्या तुम श्योर हो क्या कि तुम अपनी फैमिली को बस यही एक लेटर देना चाहते हो? हाँ जी गॉड जी। इसके बाद गॉड अपने मैजिक का यूज कर मैं तुम्हें वो सारी पावर्स दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर जैसे ही मिसुमी गॉड को थैंक यू बोलता है तो अचानक से ही गायब होने लगता है। गॉडेस, ये क्या आप इसे कुछ बताए बिना ही अपने पास बुला रही है? अरे यार मिसुमी, मेरी बात सुनो। अब तुम जिस गॉडेस से मिलने वाले हो वो इस वक्त बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रही है। इसी वजह से प्लीज उनसे थोड़ा सा विनम्रता से पेश आना। ठीक है गॉड जी, अगर आप मुझसे कह रहे हैं मैं उससे अच्छे से ही बात करूंगा। पर मिसुमी यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मिसुमी एक दूसरी जगह आ जाता है जहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। और मिसुमी जब अपने सामने देखता है तो वहाँ पर एक गॉडेस बैठी होती है। मिसुमी, इस दुनिया के जितने भी डीमंस और स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं और चारों तरफ तबाही मचा रही है, जिसकी वजह से इंसान काफी ज्यादा दिक्कतों में आ चुके हैं। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर समन किया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर जैसे ही गॉडेस मिसुमी का चेहरा देखती है, क्या तुम सच में उनकी बच्चे हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते हो। अरे यार, शायद मुझे किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में सोचना होगा। और तुम अभी के अभी मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टी आने लगी है। अरे ओ, वो तू ही है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है, ठीक है ना? मैं तो अपना मस्त रील्स देख रहा था घर पे बैठा। अरे यार, तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारी आवाज भी कितनी गंदी है। चीप। और मुझे मेरी दुनिया के लिए दूसरे हीरोज मिल चुके हैं जो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, तो अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम जैसी कचरे को मेरी दुनिया में बस एक कोने में पड़ा रहना चाहिए। और उसके अलावा मैं तुम्हें कोई भी ताकत नहीं देना चाहती, पर मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ और तुम्हें समझने की काबिलियत दे रही हूँ। तुम इंसानी भाषा के अलावा बाकी की भाषाओं को लिख कर समझ पाओगे और उन्हें पढ़ भी पाओगे। तो चलो निकलो यहाँ से। पर गॉडेस मिसुमी में एक लाइट मार देती है। अपनी ये बेकार सी जिंदगी बेकार की गॉब्लिन्स के साथ एंजॉय करना। हाँ, तब तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बस मैं जो कर रही हूँ उसके बीच में मत आना। तभी मिसुमी की बॉडी ग्लो करने लगती है और इसके पैरों के नीचे एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें ये गिर जाता है। अरे यार, शायद से इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो मर जाएगा। पर मैं नहीं चाहती कि उसका गंदा चेहरा मुझे एक और बार देखना पड़े। और मिसुमी आसमान से नीचे जमीन पर गिरने लगता है। अरे ओ, मैं कोई कचरा नहीं हूँ, ठीक है ना? ऐसे तो मुझे ट्रीट नहीं कर सकती। बेचारे की हालत बहुत ही सारा खराब हो जाती है। लेकिन तभी इसकी मदद के लिए सुकुयोमी यहाँ पर आ जाता है और सुकुयोमी उस गॉडेस से बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गॉडेस तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करने वाली है। जिस दुनिया में पहले तुम रहते थे वहाँ तुम्हारे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होती थी और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी थोड़ा सा ही काम करने के बाद थक जाती थी। पर उसी बोझ की वजह से तुम इस दुनिया में काफी ज्यादा ताकतवर हो। पर मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि तुम अभी भी इस दुनिया में मर सकते हो। पर तभी मिसुमी देखता है कि सुकुयोमी की बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है। हम दोनों के बीच ये जो बातचीत हो रही है उसमें मेरी बहुत सारी स्ट्रेंथ लग चुकी है और उसकी वजह से मुझे कुछ सैकड़ों सालों के लिए सुना होगा। और जो गॉडेस है उन्होंने तुम्हें तुम्हारे हीरो के रोल से निकाल दिया है और अब तुम्हें इस दुनिया को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी यहाँ पर निकल रही थी सुकुयोमी की बॉडी गायब होने लगती है। मिसुमी माकोतो, मैं सुकुयोमी तुम्हें इस नई दुनिया में आजादी देता हूँ। तुम जो चाहे वो कर सकते हो और मैं दुआ करूंगा कि हम दोनों एक और बार फिर से मिल सके। और सुकुयोमी यहाँ से गायब हो जाता है और इसके गायब हो जाने के बाद मिसुमी दोबारा से आसमान से नीचे गिरने लगता है। और जब नीचे जमीन पर गिर जाता है मिसुमी बिल्कुल सही सलामत होता है और सुकुयोमी से कहता है कि मैं इस नई दुनिया में अपनी जिंदगी को जरूर से एंजॉय करूंगा। ऐसा बोल तो देता है पर बेचारा इस कड़ी धूप में सुबह से लेकर शाम तक और रात में भी बस चलता ही रहता है। मिसुमी लगातार 3 दिनों तक बस चलते ही जा रहा है और अब काफी ज्यादा थक जाने की वजह से मिसुमी यहीं पर नीचे गिर जाता है। और अपने इस 3 दिन के सफर में ना कोई इंसान दिखा, ना कोई गॉब्लिन, ना कोई जानवर और ना ही कुछ खाने पीने का सामान। भाई साहब, 3 दिन तक बिना खाए चल पा रहा हूँ। सच में लगता है कि मैं एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। क्या बात है भाई, सही है? कैसी दुनिया ये? अब रात हो जाती है। 3 दिनों से भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस अपनी आवाज़ें सुन रहा हूँ। बस बहुत हो गया, अपने
कदमों की आवाज और इस हवा के चलने के अलावा कोई भी आवाज नहीं है। या तो मैं परेशान हो गया, इतना टाइम हो गया, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, पर बिल्कुल अकेला हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। बेचारा यार कितना बुरा हो रहा है इसके साथ। देखा दीपावली दे रहे थे भाई इसको, लेकिन तभी इससे किसी की आवाज आती है, पर अपने आसपास इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पर मिसुमी थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, पर जब दोबारा से इसे ये आवाज आती है तो उसी और भाग जाता है। कोई इसे मदद के लिए पुकार रहा था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक जायंट मॉन्स्टर होता है, और तभी इसकी मदद के लिए आ जाता है अपना पिसड्डी हीरो मिसुमी। पर खुद भी इन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाता है और देखता है कि भैया ये तो 2 सिरों वाला कुत्ता है भाई, और ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक सुअर है। जी यार ये क्या है? पर ठीक है यार, अकेले रहने से तो बढ़िया ही है। ये मॉन्स्टर्स इस पर हमला कर देते हैं, पर मिसुमी इनके हमलों से बचते हुए, मैं हूँ माकोतो मिसुमी और मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूँ कुत्ते नहीं के। और गाइस अपने हीरो का पूरा नाम माकोतो मिसुमी है। चला भाई तुमसे मिलकर खुशी हुई, अब मरने का समय आ चुका है। और मिसुमी उड़ते हुए इस मॉन्स्टर में एक किक मारता है जो कि इसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिसे देखकर माकोतो हैरान हो जाता है और देखता है कि इसने इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और पिग गर्ल यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी माकोतो इसे रोक देता है। सुअर जैसे दिखने वाली औरत, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये देखकर ये पिग गर्ल हैरान हो जाती है कि आखिर एक इंसान इससे बात कैसे कर सकता है। पर इस बारे में माकोतो खुद भी हैरान था कि एक पिग से बात कैसे कर रहा है। देखो मैडम जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अब, है ना? मैं एक बहुत ही साफ और नेक दिल का इंसान हूँ। पर तभी ये पिग गर्ल इस मॉन्स्टर की हालत देखती है। दिख रहा है नाजुक दिल वाले। अरे अरे उसे छोड़ो ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना? जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। पर तभी हम इस पिग गर्ल के थॉट्स को देखते हैं। ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, ये इम्पॉसिबल है। क्या मैं लड़ सकती हूँ? ये तो नामुमकिन है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। और आखिर में गिव अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सुनो ना, मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पर सफर कर रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मिला। तो क्या तुम्हें मालूम है कि किस तरह जाने पर मुझे लोग मिल सकते हैं? भाई मैं अकेला बहुत तंग हो चुका हूँ। आसपास तो कोई भी इंसानों का गाँव नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है जिसे वेस्टलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग इस दुनिया के कोने में आती है। ये सारा कुछ इस गॉडेस ने किया है। जितनी सोनी थी उतनी ही गंदी निकली। छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं खाइलेंड और मेरा नाम एमा है। अच्छा हाँ, तो क्या तुम्हारा गाँव ये पास में है क्या? नहीं, मैं तो एक डिवाइन माउंटेन पर जा रही थी ताकि शेनको को सेक्रीफाइस कर सकूं। आगे ये बताती है कि पिछले कुछ सालों से इसके गांव में चारों तरफ कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से रास्तों पर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर इसी वजह से इनकी जितने भी खाने की सप्लाईज होती है वो प्रोड्यूस होना बंद हो गई है, और अगर उसको ऑफरिंग के रूप में सेक्रीफाइस देते हैं अपना, तो वो कोहरा हट जाता है। आगे एमा बोलती है कि आगे थोड़ी ही दूरी पर एक जगह है, तो वहाँ पर नहाने के बाद आपकी थकान गायब हो जाएगी। एमा की बातें सुनकर माकोतो सोचता है कि काफी ज्यादा अच्छी दिल की है। इसके बाद हम माकोतो को देखते हैं जो कि 3 दिनों के बाद खाना खाता है, और इससे ऐसे खाना खाते हुए देखकर ये दोनों मॉन्स्टर्स आपस में बात करते हैं कि मैंने तो सुना है कि इंसान बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं, और दूसरा बोलता है कि शायद से ये कोई डेमी ह्यूमन होगा, जरा एक बार इसे देखा तो भाई। तभी एमा इसके लिए और भी खाना लेकर आते हैं, और अभी ये लोग एमा के गांव में है। देखता है कि ये जो बाउल्स है ये हवा में उड़ रहे हैं। हाँ ये तो बस ट्रांसपोर्टेशन मैजिक है। क्या एमा, क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो भाई? माकोतो सन, क्यों आप नहीं कर सकते मैजिक यूज? ये तो बहुत ही कॉमन है इस दुनिया में। नहीं यार मैं नहीं कर सकता। मैं क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो? इसके बाद एमा माकोतो को मैजिक के बारे में सिखाने लगती है। सबसे पहले इसे फायर मैजिक के बारे में बताती है। माकोतो सोचता है कि मुझे तो ये अपनी भाषा की जैसी ही लग रही है भाई, और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि गॉडेस ने इसे ये पावर्स दी थी कि किसी भी भाषा को रीड एंड राइट कर सकता है और समझ भी सकता है। अब एमा इसे फायर मैजिक सिखा देती है, और माकोतो अपने हाथ में फ्लेम को समन करने की कोशिश करता है, और बहुत ही आसानी से ऐसा कर भी लेता है। ये देखकर माकोतो भी खुद हैरान हो जाता है। अब इसे एक टारगेट के ऊपर फेंको, और माकोतो उस फायर के नेचर को चेंज करके उसे सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर माकोतो खुश हो जाता है, लेकिन एमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। पर अब एमा माकोतो से इससे इसका करंट लेवल पूछती है, पर माकोतो को लेवल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। एक स्क्रोल दिखाकर बताती है कि इस स्क्रोल का यूज करके किसी भी बंदे का लेवल चेक कर सकते हैं, और शायद से आपका लेवल 200 या 300 कुछ होगा। और इसके बाद माकोतो जब उस स्क्रोल को छूता है तो ये चमकने लगता है। ये देखकर एमा इसे बताती है कि आपका लेवल 1 है भाई। बेचारा यार, क्या तो मेरा लेवल 1 है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे यहाँ पर माकोतो का लेवल चेक करने के लिए, ये सभी यहाँ से चले जाते हैं निराश होकर। इसके बाद एमा माकोतो को कुछ और स्पेल से सिखाने लगती है। अब इसके अगले दिन एमा जब माकोतो के कमरे में आती है तो यहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी होती है। माकोतो यहाँ पर नहीं होता है, और उसमें माकोतो ने लिखा था कि एमा, कल तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, और कल तुमने मुझे जितने भी स्पेल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में सिखाया था मैं उन्हें अपने साथ लेकर आ चुका हूँ, और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं शेन के पास से जा रहा हूँ। और लेटर पढ़ने के बाद एमा घबरा जाती है, और माकोतो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो शेन है। पर गाइस ये शेन क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। शायद कोई मॉन्स्टर है। माकोतो फायर को समन कर लेता है, पर अपनी माना का आकार बदल लेता है और इसे एक एरो का शेप दे देता है। इसके बाद इसे अपने सामने एक रास्ता दिखाई देता है, और उस जगह पर अपना निशाना लगा देता है, और इसके एक ही हमले से ये दरवाजे जैसी चीज टूट जाती है। और यहाँ पर धमाका होने के बाद जब माकोतो
माकोतो उस जगह पर आ जाता है तो यहाँ पर इसे कई सारे डीमंस या गॉब्लिन्स दिखते हैं जो कि जल चुके थे। जो तुम और उसके लिए काम करते हो, हमने शेंस का नाम लेकर उसको डराने की कोशिश की और उन्हें इतने साल तक डराते आए, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तुमने शेन को तबाह कर दिया और अब यहाँ पर असली शेन आने वाला है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। और ऐसा कहने के बाद ये जितने भी डीमंस होते हैं ये सभी लोग धूल बन के यहाँ से गायब हो जाते हैं। पर माकोतो की फट जाती है कि भाई ये इसने क्या कर दिया। तभी हम देखते हैं कि माकोतो के चारों ओर लाल फॉग आ जाती है। पूरी जमीन एक पल को हिलने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर कोई भूकंप आ चुका है। और तभी माकोतो जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर दो खतरनाक लाल आंखें से खुल रही होती हैं। और माकोतो सोचता है कि भाई कहानियों के अकॉर्डिंग तो शेन एक बहुत ही बड़ी सीपी होती है जो कि समुद्र के किनारे मिलती है और ये आपको इल्यूजन्स दिखाती है। पर भाई मेरे सामने तो अभी एक जीता जागता ड्रैगन है। पर यार लगता है इस दूसरी दुनिया में मेरे साथ कुछ भी डर नहीं होने वाला। और इसके अगले ही पल ये ड्रैगन माकोतो पर अटैक कर देता है। माकोतो इसके इस हमले से बच जाता है, लेकिन अब ये जो लाल धुंध होती है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से माकोतो को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी माकोतो अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और इससे सेंस होता है कि ड्रैगन इसके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। माकोतो उस धुंध के अंदर अपनी दिव्य नजरों से उस ड्रैगन को देख लेता है, पर शायद से अब इस ड्रैगन को माकोतो दिखाई नहीं देता है। इसके बाद माकोतो उस ड्रैगन की चारों तरफ कुछ फायर बॉल्स बना देता है और इस पर हमला कर देता है। ये ड्रैगन सोचता है कि इस हमले से इसे खरोच भी नहीं आएगी, पर जैसे ही एक ड्रैगन बॉल इसे लग जाती है तो इसे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। दूसरी ओर से आता है और इसे एक पंच मार देता है। इसके बाद माकोतो घूमकर इस ड्रैगन को दूसरी ओर भी एक पंच मार देता है। जमीन पर से उछलकर इस ड्रैगन की ठुड्डे पर हमला कर देता है। क्या बात है भाई। और इसकी वजह से ये ड्रैगन हार जाता है। लेकिन तभी अचानक से ये ड्रैगन अपनी स्किल्स का यूज करके माकोतो को कैद कर देता है। पर माकोतो के आसपास काली धुंध आने लगती है। ये देखकर माकोतो को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं, तो मेरा मेमोरी इल्यूजन में हमेशा के लिए फंस चुके हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि माकोतो को एक मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पर ये अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब इसके पास एक लड़की आती है। सेनपाई, मैं शुरू से ही आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए क्या प्लीज आप मुझे डेट करेंगे। ये देखकर माकोतो का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है और माकोतो सोचता है कि मैं इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं दिखता, पर हमारी हाइट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। पर हासिकावा माकोतो को प्यार से देखने लगती है जिसकी वजह से माकोतो शर्मा जाता है। ये क्या है भाई, तुमने अचानक से मुझे प्रपोज कर दिया। चलो ना प्लीज मुझे डेट कर लो, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उसके बाद ही शायद से तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। पर माकोतो को हासिकावा का कुछ दिख रहा है और यहाँ पर जो ड्रैगन होता है ये माकोतो की सभी मेमोरीज को देख पा रहा था, जिससे कि इसे पता चलता है कि दूसरी दुनिया से आया है। पर तभी एक मेमोरी देखने के बाद ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। भाई देख लिया होगा इसने कुछ इनकॉग्निटो में जो देखता रहता होगा। पर यहाँ सपने में हासिकावा जिस तरीके से आप अपने बांध खींचते हो, मैं आपके ऊपर से अपनी नजरें हटा नहीं पाती हूँ। पर वैसे इसी वजह से मैंने आर्चरी क्लब को ज्वाइन किया था। मुझे पसंद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया हासिकावा। प्लीज मुझे मेरे नाम से पुकारो ना, मेरा नाम नुकोमी है। सेनपाई, हम लोग छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई ठीक है। नहीं आज ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि असल में जो हुआ था वो बिल्कुल अलग था। मैंने हासिकावा को रुलाया था। मुझे माफ कर दो हासिकावा, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। और इसके बाद माकोतो उस सपने से जाग जाता है। इसके बाद माकोतो अपनी ताकत का यूज करते हुए उस बैरियर को तोड़ने लगता है और बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है। शेन, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सिखाने के लिए कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। और माकोतो उस बैरियर को तोड़ देता है। ये देखकर ये ड्रैगन हैरान हो जाता है और तभी ये ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि इसे माकोतो के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। लगता है ये बहुत ही जरूरत समय आ गया है। दूसरी दुनिया से आया इंसान, मेरा नाम शेन है और मैं हाँ, और जैसा कि तुम्हें मालूम ही है मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, पृथ्वी से। क्या मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी था? और ड्रैगन बताने लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फायदे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद दोनों पार्टीज को काफी ज्यादा पावर मिलती है। दूसरे शब्दों में ये ड्रैगन माकोतो का एक साथी बन जाएगा। माकोतो इसके बारे में सोचने लगता है। इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये क्या भाई, क्या देख लिया तुमने? अरे वो तो नहीं देख लिया तुमने? शिट, साले मेरे सारे सीक्रेट पता चल गए तुझे। हम दोनों का ही फायदा होगा। और माकोतो इसे एक पंच मारकर कहता है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। पहले ये 50-50% का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करता है पर नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि माकोतो की ताकत इस ड्रैगन से कहीं ज्यादा होती है। इसके बाद ट्राई करता है 70-30 का कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, लेकिन अब भी माकोतो से कमजोर होता है और अब कॉन्ट्रैक्ट बनाता है 80-20 का और इनका कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। ये सब देखकर माकोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये ड्रैगन माकोतो को अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता है और अचानक से ये ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर माकोतो के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि अब ये ड्रैगन एक बहुत ही खूबसूरत पूरी बन चुका है। मास्टर, मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब वाह, क्यूटी वो भी जापानीज कपड़ों में। भाई मास्टर, मैं प्रेफर करूंगी कि आप मुझे एक सैमुराई कहकर पुकारें। भाई तुम्हें हीरोइन से ज्यादा हीरो लग रही हो। पर अब क्योंकि ये ड्रैगन एक लड़की बन चुका है तो माकोतो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि मैं एक ड्रैगन के ऊपर ट्रैवल करूंगा भाई, पर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम पर सवारी नहीं कर सकता, या फिर शायद कर भी सकता है। मास्टर जी, हमारा जो 80-20 का कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें कमजोर क्रीचर को पावरफुल क्रीचर का अपीयरेंस लेना पड़ता है। अब इसकी बात सुनकर माकोतो बोलता है कि अगर ये ज्यादा ताकतवर था तो ये इस तरीके से एक्ट क्यों कर रही है भाई, कि ये ज्यादा ताकतवर है क्योंकि मैं एक
समुराई हूँ, पर एक वॉरियर को हर एक हालात में सीना तान कर खड़ा होना चाहिए। और माकोतो को समझ में आ जाता है कि शिन इसकी कौन सी मेमोरीज में इंटरेस्टेड है, वो है हिस्टोरिकल ड्रामा। और बेचारा माकोतो कहता है कि भाई क्या तुम अपने ये कपड़े चेंज नहीं कर सकती क्या, क्योंकि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे यार चिंता मत करो, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, रहने दो, तुम कुछ ज्यादा ही मर्दानी हो, तुम्हारी बॉडी का हर एक हिस्सा कितना ज्यादा मर्दाना है। मास्टर मैं एक जगह को आपके साथ चेक करना चाहती हूँ। और शिन यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट बना लेती है। ये कोई इल्यूशन तो नहीं है ना भाई? अरे नहीं नहीं, ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम मिस्ट गेट के जरिए आ जा सकते हैं। इसके बाद ये दोनों इस गेट के अंदर चले जाते हैं और बाहर आकर माकोतो देखता है बिल्कुल एक न्यू जगह को। अरे भाई ये कहाँ पर आ गए हम शिन? और शिन को भी मालूम नहीं होता कि लोग एग्जैक्टली कहाँ पर आ चुके हैं। और शिन बताती है कि इसका जो डेमी प्लेस है वो बिल्कुल काले अंधेरे से भरा होना चाहिए था, पर ये तो बिल्कुल बदल चुका है। तभी माकोतो को एक फल दिखाई देता है जो कि इसे संतरों के जैसा ही लगता है। माकोतो इस जगह को एनालाइज कर लेता है। जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस जगह के आखिरी में जो मिस्ट की दीवारें हैं वहाँ से ये लोग बाहर निकल सकते हैं। अब इसके बाद माकोतो सोचता है कि डेमी प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सिर्फ शिन की मिस्ट के द्वारा पहुँच सकते हैं। तो शायद से वो बेवकूफ गॉडेस मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं करेगी। एक सेकंड, अगर हम यहाँ पर एक टाउन बना सके। अरे शिन तुम्हारा हाईलैंड ऑक्स के सेक्रीफाइस से कुछ लेना देना तो नहीं है ना? पर शिन को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये माकोतो बोल क्या रहा है। समझ गया, चलो हम और प्लेस होते हैं, पर वहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर देते हैं। इसके बाद शिन और माकोतो दोनों उस मिस्ट गेट के जरिए बाहर आ जाते हैं। पर माकोतो सोचता है कि वो डेमी प्लेस कितना ज्यादा कंफर्टेबल था भाई। तभी एमा यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाती है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। प्लीज आप शिन से फाइट करने के बारे में सोचना भी मत, प्लीज, ये बिल्कुल पागलपन होगा। अरे ओ सुअर जैसे दिखने वाली मैं शिन हूँ, पर इस लड़के ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया था। मुझे सच में काफी ज्यादा चोट लगी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे शादी करेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे फेस पर मुक्का जो मारा था। अरे ओ तुमने मुझ पर अचानक से हमला किया था, ठीक है ना? मैंने नहीं किया। और इनकी बातों से एमा समझ जाती है कि ये लड़की ही शिन है। पर शिन बताती है कि इसने माकोतो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर लिया है, पर ये भी बताती है कि माकोतो इससे ज्यादा ताकतवर है। पर एमा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब शिन इसे देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है? और अगले ही पल एमा बेहोश हो जाती है। ये देखकर माकोतो हैरान हो जाता है। अरे उठ जाओ इस बच्ची उठ। अब रात में हम ऑर्क विलेज को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे थे। और सभी लोगों को इतना ज्यादा खुशी देखकर एमा सोचने लगती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। पर एमा जब माकोतो के पास आती है तो उसे शिन कहीं दिखाई नहीं देती है। इसके बारे में ये माकोतो से पूछती है कि शिन कहाँ पर है भाई? दरअसल उसने बहुत सारा पी ली थी, तो शायद से सोने के लिए चली गई होगी, पिक कर रही थी। तभी एमा रोते हुए कहती है कि माकोतो मुझे और मेरे विलेज को बचाने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरे नहीं यार, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, पर तुमने मुझे मैजिक का यूज करना भी तो सिखाया है भाई। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि दारू पी रहे थे, पर इसके बदल में जो बीस्ट बैठा हुआ था ये बोलता है, तो आखिरकार माकोतो ने हमारी सभी बेटियों का बदला ले ही लिया जिन्हें सेक्रीफाइस किया गया था, पर इसी वजह से हम माकोतो का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये सुनकर शिन बोलती है कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, क्या तुम एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो क्या, एक बेहतर जगह पर? अब अगले दिन हम माकोतो को बहुत ही ज्यादा हैरान देखते हैं, क्योंकि जितने भी ऑक्स थे सभी ने अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी लोग इस वेस्टलैंड को छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए जाने वाले हैं। पर तभी वो पिग कहता है, शिन सुन, तुम्हें जो ऑफर दिया था हमने उसके बारे में बहुत सोचा और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर माकोतो शिन से पूछता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको मेरे डेमी प्लेस तो याद ही होगा है ना, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह बन चुका है। और आपने ही तो कहा था सर जी कि आप वहाँ पर एक टाउन बनाने आते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वहाँ का पानी, हवा, वातावरण सब कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पर एक सेकंड भाई, अगर तुम्हारे से डेमी प्लेस में खतरनाक डीमंस है फिर हम क्या करेंगे? तभी एक छोटी सी बच्ची कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें संभालूंगी। इस बच्ची को देखकर माकोतो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये बच्ची बिल्कुल शिन की तरह लग रही है। अगर इन लोगों पर किसी भी डीमन ने हमला किया तो मैं उन्हें मारकर दूर भगा दूंगी। अरे ये तो शिन की बच्ची है। अरे ओ ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरा एक फ्रेगमेंट है, यानी कि मेरा एक हिस्सा। अरे भाई तुमने मुझे पहले भी नहीं बताया, तुम अपने क्लोन्स भी बना सकती हो। अरे यार इसके बारे में मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला। आप सभी लोग मेरी बात सुनिए, आपने अपने डिसीजन के बारे में अच्छी से सोच लिया है ना? जो हाँ बिल्कुल सोची। तभी एमा भी बोलती है कि मैंने इन सभी को बता दिया कि अगर हम सभी लोग शिन सामा के लाइन में रहेंगे तो हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अब एमा की बात सुनकर माकोतो शिन से पूछता है कि भाई ये सब रहने कहाँ पर वाले हैं? अरे यार आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इनका पूरा विलेज ही एब्सॉर्ब कर लूंगी। और शिन ऐसा कर भी देती है। शिन ने अपनी मिस्ट का यूज करके इन सभी को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया है और सभी आइलैंड ऑक्स शिन के डेमी प्लेस पर रहने वाले हैं। तभी माकोतो पूछता है कि क्या हम लोग अपने सफर में जितने भी लोगों से मिलेंगे, क्या तुम सभी को अपने डेमी प्लेन में रहने के लिए शामिल करने वाली हो क्या? अब इसके बाद हम शिन के डेमी प्लेस को देखते हैं। सभी लोग काम में लग जाते हैं। सभी मेल ऑक्स लकड़ियां काट रहे थे और फीमेल फल तोड़ रही थी, और यहाँ पर एमा पानी भर रही थी। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। माकोतो को देखते हैं जो कि वाटर, डार्कनेस, फायर, अर्थ, थंडर इन सभी मैजिक का यूज करना सीख चुका है। पर वाटर मैजिक यूज करने में माकोतो काफी ज्यादा काबिलियत रखता है। और माकोतो अपनी माना का शेप चेंज कर उसे कोई भी फॉर्म दे सकता है और एक साथ काउंटलेस अटैक्स भी कर सकता है। लेकिन तभी हम शिन को देखते हैं जो कि माकोतो की मेमोरीज के जरिए हिस्टोरिकल ड्रामास देख रही थी और उन्हें काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रही थी। और शिन बोलते हैं कि चलो भाई एक और एपिसोड देखते हैं, पर माकोतो इसे मना कर देता है कि हर जा। तभी शिन इमोशनल अत्याचार करने लगते हैं कि प्लीज भाई एक एपिसोड बस एक और। तभी माकोतो को कुछ गंदे विचार आने लगते हैं। अरे हट जा, मेरी मेमोरीज को देखना बंद कर दे। मैंने इन सभी को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि जब चाहूँ तब उन्हें देख सकूं, पर मैं अभी भी आपकी मेमोरीज के द्वारा देखना चाहती हूँ। और इसकी ऐसी हरकतें देखकर
सुनकर माकोतो तैयार हो जाता है कि हाँ भाई देख ले, ठीक है एक और एपिसोड देख ले। भाई मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। अरे यार कितना ज्यादा इनकन्वीनियंट है, जब भी मैं आपकी मेमोरीज देखती हूँ तो आप कुछ और काम नहीं कर पाते हो। लगता है मुझे टीवी बनाना होगा। और जाने से पहले शन बोलती है कि मटेरियल से कलेक्ट करते वक्त मैं ये सोचूंगी कि आखिर टीवी को कैसे बनाया जा सकता है ताकि मैं आपकी सभी रिकॉर्डेड मेमोरीज को आराम से देख सकूं। इसके जाने के बाद माकोतो चैन की सांस लेता है। यार ये तो मेरी मेमोरी से बहुत ज्यादा जल्दी चीजें सीख रही है। और माकोतो को वो सभी मेमोरीज दिखाई देती हैं जो कि शन ने रिकॉर्ड की हैं। और तभी से अपनी फैमिली की एक फैमिली फोटो दिखाई देती है। और इसके बाद माकोतो सोचता है कि वैसे मेरे पेरेंट्स इसी जगह से हैं, है ना, तो इस जगह को अच्छे से ट्रैवल करते वक्त इसे अपने पेरेंट्स के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। माकोतो सबसे पहले एक इंसानी गांव में जाएगा और माकोतो उस गॉडेस से कहता है, अरे गॉडेस जिस तरह से तुम चाहती थी मेरा तो ऐसा नहीं होने वाला है, समझ गई ना, मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीऊंगा। और मिसुमी को इसका गोल समझ में आ जाता है कि अभी अपने पेरेंट्स के पाथ को फॉलो करेगा और ऐसा करने के लिए ह्यूमन विलेज में जाएगा। अब इसके बाद जंगल में हम एक क्रीचर को देखते हैं जिस पर कोई अटैक कर देता है और ये एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर होता है। अब इसके बाद और विलेज के कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं घर बनाने के लिए, पर इसे काट नहीं पाते क्योंकि ये पेड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। मिसुमी इनकी हेल्प करता है पर एक छोटी सी स्वॉर्ड निकालकर अपना मैजिक यूज करता है जिसे इनाम देता है काई, और पेड़ को काट कर हाथों से उठाकर साइड में फेंक देता है और उस और विलेज के मेंबर की चोट भी ठीक कर देता है अपने मैजिक का यूज करके। पर ये क्यों, तुमने बिना माना का यूज करके मेरी चोट को ही कर दियो। भाई साहब क्या कमाल की ताकत है ये, शुक्रिया शुक्रिया यार। पर इन सब के दौरान मिसुमी का हाथ कट जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका खुद का मैजिक इसके ऊपर यूज नहीं हो पाता है तो इसे उस पर पट्टी बांधनी पड़ती है। तभी शन उसी आदमी को लेकर आती है जो कि उस जंगल में उस ब्लैक स्पाइडर के सामने था। पर भाई ये किसको उड़ा दिया तुमने? अब चुप करो, मैंने नहीं किया, ये किसी क्रीचर का काम है। और तभी वो स्पाइडर यहाँ पर आ जाती है। शन इस पर हमला करो। नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मेरे पास कोई स्वॉर्ड भी नहीं है, पर मैंने इसे पकड़ा हुआ है। और दूर जाकर कहती है कि चिंता मत करो, मैं इस विलेज और इस बंदे को डिफेंड करूंगी। पर स्पाइडर मिसुमी पर अटैक कर देता है। अरे यार ये है क्या, एक्सप्लॉइटर ऑफ डिजास्टर, एक एंशिएंट क्रिएचर, ये कुछ भी खा सकते हैं, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। ये स्पाइडर मिसुमी पर अटैक कर देती है। मिसुमी इसका पैर काट देता है और फायर से अटैक करता है इस पर स्पाइडर अपने पैरों को रीजनरेट कर लेती है, बार बार अपने पैर को रिकवर कर लेती है। मिसुमी बहुत सारे हमले करता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। मिसुमी दोबारा से इस पर हमला करने लगता है पर ये मिसुमी का डिफेंस तोड़कर इस पर अटैक कर देती है, पर इसे खाने की कोशिश करने लगती है। पर तभी मिसुमी को गुस्सा आ जाता है पर यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब मिसुमी सीरियस हो जाता है पर वाटर मैजिक का यूज करके इस स्पाइडर को हरा देता है, पर इस अटैक की वजह से इसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। पर नीचे जमीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है। पर तभी स्पाइडर दोबारा से जिंदा हो जाती है और मिसुमी को उठा लेती है। चैनी देखकर इसकी तरफ आगे बढ़ती है पर देखती है कि स्पाइडर मिसुमी को गले लगा रही होती है। पर स्पाइडर बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। शैन इस पर अटैक कर देती है। तुम करो कुछ प्रॉब्लम तो कर रही हो, हाँ, पर तुम्हारा इसके साथ कहना पर है। हाँ ये मेरे मास्टर है, अगर तुम्हें मेरे मास्टर के साथ रहना है तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो, जिसके लिए स्पाइडर मान जाती है और इसका लेवल शैन के जितना ही होता है। पर स्पाइडर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। अब अगली सुबह मिसुमी उठता है और इसकी चोट ठीक हो चुकी है और तभी देखता है कि ये स्पाइडर ह्यूमन फॉर्म में इसके सामने बैठी हुई है। खाने के लिए शुक्रिया, मैं आपको अपना खाना और अपनी सोल ऑफर करती हूँ मास्टर, और आपको पूरी लाइफ सर्व करूंगी। ये क्या भाई, ये क्यूट है। एमा और शैन ने मिलकर मिसुमी की चोट को ठीक कर दिया था पर सब कुछ ब्लैक स्पाइडर मिसुमी को बता रही होती है। तुम कौन हो भाई? मैं वही हूँ ब्लैक स्पाइडर, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर इस फॉर्म को हासिल किया है। मैं अपनी बॉडी और अपनी सोल आपको ऑफर करती हूँ मास्टर। अब इसके बाद मिसुमी के पास शैन और वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। क्या भाई मेरे से बिना पूछे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा दिया तुमने? हाँ, शैन बोलती है कि एक बड़ी सी स्पाइडर तुम्हारा पीछा करे, उससे बढ़िया तो यही है ना कि वो तुम्हारी सर्वेंट बन जाए कॉन्ट्रैक्ट बना के। अब ड्वार्फ मिसुमी से कुछ बात करने के लिए कहता है पर शैन इसे बताती है कि कोई मामूली ड्राफ्ट नहीं है, ये एक एंशिएंट सबरेस का ड्राफ्ट है जो कि फेमस सेक्रेड और कीमती चीज से बनाते हैं। पर ऐसे ड्राफ्ट के नाम में एल्डर होता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ बैरन एल्डर ड्वार्फ और मैं हूँ मिसुमी। पर ड्राफ्ट बोलता है कि आपने मेरे विलेज को ब्लैक स्पाइडर से बचाया है और मिसुमी से एक रिक्वेस्ट करता है कि मिसुमी के लैंड पर रह सके, और इसके लिए मिसुमी मान जाता है। पर हमारी कुछ ही शर्तें हैं, आपको शहर बनाने में मदद करनी होगी और हमें हथियार भी प्रोवाइड करने होंगे और फ्यूचर में टैक्स भी पे करना पड़ेगा इस लैंड का, पर मेरे मास्टर को अपने लॉर्ड बनाना होगा। पर इन सभी चीजों के लिए ड्वार्फ मान जाता है। अब मिसुमी अपने पेरेंट्स की बात को फॉलो करने के लिए शैन की लैंड के बाहर ह्यूमंस को ढूंढने के लिए चला जाता है और फाइनली इसे एक ह्यूमन विलेज दिख जाता है। ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी शैन इसके पास आ जाती है और बोलती है कि मेरे साथ चलो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। पर बताती है कि हमें नाम चाहिए, तुमने इस चीज के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? भाई रख लो कुछ भी, रिया विया। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, नाम बहुत ही जरूरी होता है। पर बहुत ही सोचने के बाद मिसुमी इसे नाम देता है तोमोए। ठीक है, मुझे ये नाम पसंद है। और इसकी बॉडी चमकने लगती है पर नाम मिलने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। ब्लैक स्पाइडर बोलती है कि अब मेरी बारी है, डियरेस्ट हस्बैंड। क्या हस्बैंड? अरे ओ, मुझे कुछ और बोलो, ये एक ऑर्डर है। पर इसके बाद इसे भी एक नाम दे देता है जो कि है मियो, पर बताता है कि कॉम्बिनेशन है जीरो और मेरे प्रेफर्ड एलिमेंट वाटर का। अरे वाह, इसका मतलब है कि आपने मुझे अपना बना लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है मोहतरमा जी। अब इसके बाद मिसुमी अपने सामने बहुत सारी स्पीशीज को देखता है। शैन सबसे कहती है कि सब सुनो, आज से तुम सभी लोग मुझे तोमोए कहकर पुकारोगे। और ब्लैक स्पाइडर कहती है कि मुझे मियो, और तुम हमारे मास्टर को बोलोगे माय लॉर्ड, यंग मास्टर या फिर योर ग्रेस। चलो वोट से डिसाइड करते हैं और डिसाइड किया जाता है कि अब ये सभी लोग मिसुमी को यंग मास्टर कहकर पुकारेंगे। नहीं यार, मिसुमी ही ठीक था। पर सभी लोगों के चेहरे को देखकर कहता है ठीक है भाई, यंग मास्टर ही ठीक है। अब एल्डर ड्वार्फ आकर कहता
है कि हमारे विलेज के चीफ आपको ग्रीट करना चाहते हैं। तभी एक बूढ़ा ड्राफ्ट यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि इसका नाम एल्ड है। आप मुझे लगभग ह्यूमन ही दिखते हो। यंग मास्टर, कि आपको गॉडेस ने यहाँ पर भेजा है? गॉडेस, उसका नाम मतलब मेरे सामने। मेरी बेइज्जती करने के बाद उसने मुझे इस दुनिया के किसी कोने में सरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम वही बताते हैं कि इसके फॉलोअर्स है मिस्टर लिजर्ड्स। ये एक पावरफुल स्पीशीज है जिसके पास वाटर और एयर एट्रीब्यूट्स है। और मियो बताती है कि ये मेरे फॉलोअर्स है द एल्क। अब मिसुमी बोलता है कि तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। और टोमोई और मियो से कहता है तो मैं चलता हूँ। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मिसुमी बोलता है कि ह्यूमन टाउन में जा रहा है और यहाँ से चला जाता है और सोचता है कि ये फाइनली ह्यूमन से मिल पाएगा। आगे चलकर मिसुमी को एक लड़की दिखाई देती है पर लड़की मिसुमी को एक मॉन्स्टर कहकर यहाँ से चली जाती है। मिसुमी बोलता है कि मुझे देखकर भागी, शायद मैं बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता हूँगा। आगे जैसे ही मिसुमी उस ह्यूमन विलेज के पास पहुँचता है तो सभी लोग इस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। मिसुमी इनसे बात करने की कोशिश करता है पर मिसुमी की भाषा इन्हें समझ में नहीं आती है और इस पर हमला कर देते हैं। और तभी इसे याद आता है कि गॉडेस ने इसे पावर दी थी कि ह्यूमंस की लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सभी लैंग्वेजेस को पढ़ और लिख और समझ सकता है। वो बेवकूफ गॉडेस कहेगी और इसे गाली देकर यहाँ से भाग जाता है। अब मिसुमी वापस आ जाता है और बहुत ही जरा उदास बैठा होता है। तो लोगों को मेरी ह्यूमन लैंग्वेज समझ ही नहीं आई और ह्यूमन की इन भाषा को यहाँ पर कॉमन कहा जाता है। और मियो, तमाओ, ये सभी लोग भी कॉमन को भूल सकते हैं। पर ये सभी लोग मिसुमी को बताते हैं कि वो ह्यूमन से तुम्हारी शक्ल देखकर डर गए होंगे। क्या मेरा फेस इतना ज्यादा बेहतर दिखता है क्या? टोमोई तभी जोर जोर से हंसने लगती है। मिसुमी इसे एक मुक्का मारता है। टोमोई बोलती है कि प्रॉब्लम तुम्हारा माना है, आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा माना निकलता है जो आपके चारों ओर फैला रहता है। पर यार उन इंसानों को मैं किस तरह से दिखाई देता हूँ? और टोमोई बताती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई डीमन किंग अचानक से अपीयर हो जाए। लेकिन तब भी मिसुमी हिम्मत नहीं हारता है और बोलता है कि मैं इस कॉमन को सीख कर रहूंगा, यानी कि इस कॉमन लैंग्वेज को और अपने माना को छुपाने के लिए किसी आइटम का इस्तेमाल कर लूंगा। और क्योंकि अब उन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है तो अब मैं एक मास्क लगा कर जाऊंगा। मिसुमी फैमिली का सबसे बड़ा लड़का इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। अब इसके एक हफ्ते बाद मिसुमी का किताबें पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो चुका है। तभी टोमोई ह्यूमन लैंग्वेज में कहते हैं कि इसे एक और शो देखना है। बिल्कुल नहीं, अब 2 हफ्ते हो जाते हैं और एक एल्डर ड्वार्फ माकोतो के लिए एक रिंग लेकर आता है जो कि इसके माना को छुपा देगी। पर जैसे ही माकोतो इसे पहनता है ये रिंग टूट जाती है, जिसे देखकर ये ड्वार्फ कहता है कि मैं इसे दोबारा से बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब 1 महीना गुजर जाता है और मियो माकोतो को ह्यूमन लैंग्वेज सिखाते हैं। तभी ये एल्डर ड्वार्फ भी यहाँ पर आ जाता है और माकोतो के लिए एक और रिंग लेकर आता है। और ये रिंग माना को सिर्फ एब्सॉर्ब ही नहीं करती है बल्कि उसे कंप्रेस भी करती है। जब माकोतो इस रिंग को पहनता है तो रिंग इसके आसपास के माना को एब्सॉर्ब करने लगती है। जब ये रिंग अपनी लिमिट तक पहुँच जाएगी तो इसका स्टोन रेड कलर का हो जाएगा और ऐसा होने पर आपको इस रिंग को उतारना होगा सर जी। और ये देखकर माकोतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली ये ह्यूमन टाउन को विजिट कर पाएगा। इसके बाद तीनों उसी ह्यूमन विलेज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद माकोतो एक कैरेज को चलाकर ह्यूमन टाउन में घुसने की कोशिश करता है। ये बहाना बनाकर कि यहाँ पर इस टाउन में कुछ फल बेचने के लिए आया है। किसी तरह से ये सभी लोग टाउन के अंदर आ जाते हैं। पर यहाँ पर हम एक लड़की को दिखते हैं जो इन तीनों पर नजर रखे हुए थी। और यहाँ पर सभी लोगों को देखने के बाद माकोतो बोलता है मुझे लगता है मैं ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा दिखता हूँ। तभी इन्हें एक एडवेंचरर्स गिल्ड दिखता है और ये सभी लोग उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की इनका स्वागत करती है ज़ेत्सुयास एडवेंचर्स गिल्ड में। और ये लड़की माकोतो की शक्ल देखकर कहती है कि क्या आप इस गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए आए हैं क्या? पर आपने तो बहुत ही ज्यादा अजीब कपड़े पहने हुए हैं भाई। तभी मियो कहती है ये लड़का एक ट्रेनिंग कंपनी का वारिस है और अपनी यात्रा पर थोड़ा सा श्रापित हो गया है। और टोमोई कहती है इसी वजह से इसे ये मास्क पहनना पड़ रहा है, पर अपने कर्ज की वजह से ये कुछ कह भी नहीं सकती है। और माकोतो अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर लिखता है हेलो। और लड़की बताती है कि इनकी गिल्ड में एडवेंचरर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स है और डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ही उन जॉब्स के रैंक डिसाइड की जाती है और जॉब्स को कंप्लीट करके ये अपने रैंक को भी बढ़ा सकते हैं। और सभी लोग शुरुआत करते हैं रैंक ई से, उसके बाद CAS, और क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कंपनी के वारिस हो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको एक मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करना चाहिए। अब इसके बाद माकोतो रिक्वेस्ट बोर्ड के पास जाकर सोचता है कि जेत्सु हमें हाईएस्ट रैंकिंग एडवेंचरर माइल्स है जिसकी रैंक SS और रैंक 444 है। और जब ये लड़की टोमोई और मियो का रैंक चेक करती है तो वो बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि ये स्क्रॉल सही से बता भी नहीं पाता है। और इसी वजह से अब ये लड़की बड़ा वाला स्क्रॉल मंगवाती है जिसे छूने की वजह से इन दोनों का ही स्क्रॉल लगभग पूरा ही लाल हो जाता है क्योंकि टोमोई का लेवल 1320 है और मियो का लेवल 1500। ये देखकर टोमोई मियो से चिढ़ जाती है हायो मेरा लेवल तेरे से कम कैसे है? और टोमोई इस लड़की से कहते हैं कि मेरे लिए एक और बार स्क्रॉल लेकर आओ, मैं दोबारा चेक करूंगी। और लड़की बोलती है कि आप दोनों ही इस गिल्ड में सबसे ज्यादा लेवल की है। पर इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन कार्ड बनकर आ जाता है और टोमोई पूछती है कि इन दोनों के अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा लेवल वाला कौन सा पर्सन है और बताती है कि उसका नाम सोफिया बुल्गाई, एक SSS रैंक एडवेंचरर जिसका लेवल 920 है और उसे लोग ड्रैगन स्लेयर के नाम से जानते हैं। उसने ग्रेटेड ड्रैगन लैंसर को मारा था। अब इसके बाद एक लड़की माकोतो के पास इसका लेवल चेक करने के लिए आती है। माकोतो सोच रहा था कि शायद इसका लेवल अब थोड़ा सा बढ़ चुका होगा पर अभी भी लेवल 1 पे ही है और इसकी रैंक E है जिसकी वजह से ये बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद सभी लोग एक होटल में आ जाते हैं जहाँ का रिसेप्शनिस्ट इन्हें बताता है कि 2 रूम्स का रेंट पर नाइट के हिसाब से 6 गोल्ड कॉइन्स होगा। और इसकी बातों से इसे समझ में आता है एक रात इस होटल में रुकने के लिए 6 लाख रुपए हैं। तो मोई इसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाती है और इस जगह को तबाह करने लगती है। इसका टेबल तक टूट जाता है और बेचारा बुरी तरह से डर जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, पर नाइट 2
गोल्ड कॉइन्स ठीक है ना। अब इसके बाद सभी लोग कमरे में आ जाते हैं और इतनी ज्यादा महंगाई देखने के बाद माको तो बोलता है इस टाउन में मिलने वाली चीजें भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। मास्टर जब आप दुनिया को अच्छा बनाने के लिए निकलते हैं तो आपको आपके रास्ते में बहुत सारे इविल लोग तो मिलेंगे ही ना। अरे ओ हिस्टोरिकल ड्रामास के बारे में सोचना बंद कर दे, ठीक है ना। दिमाग खराब हो रहा है देख के। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं और तुम वही आज रात तुम हमारा सामान देखोगी, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कोई हमें फॉलो कर रहा है। वो आपने भी इसे नोटिस कर लिया? हाँ, जब से हम उस गिल्ड से बाहर निकले हैं तब से वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से मैंने सोचा तुम्हारा यहाँ पर रुकना सही रहेगा। पर मास्टर मेरा डिनर नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा डिनर आज। प्लीज यार थोड़ा सा रहम करो, तेरा रहम कीजिए मास्टर। अब रात हो जाती है, हम तुमोई को देखते हैं जो कि अपने सामान की रखवाली कर रही है, लेकिन तभी नोटिस करती है कि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं। तुमोई भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ मियो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसे माकोतो के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। लेकिन तब इनके पास एक लड़की आ जाती है। अब मिसुमी इस लड़की को देखकर कहता है अरे ये क्या भाई, इस वक्त ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? मियो इसे हैंडल करो यार। मियो इसे गुस्से में कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, अगर कोई काम नहीं है तो साइड हो जाओ, तुम हमारे रास्ते में हो। ये देखकर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। अरे ओ मियो की बच्ची, छोटी बच्ची से ऐसी बात करते हैं क्या, पागल है? मुझे माफ करना तुम्हें डराने के लिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मिसुमी को हक कर लेती है। मिसुमी इसे अपने रूम में लेकर जाने के लिए कहता है और एक बंदा इसे देख रहा होता है और हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। अब मिसुमी इस लड़की को लेकर रूम में आ जाता है और लड़की बताती है कि इसका नाम रेनॉन है। ये अपनी सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रही थी। ये लोग इस टाउन में कुछ समय के लिए रुके थे और इसकी बहन कुछ काम ढूंढने के लिए चली गई थी, लेकिन उसके बाद कभी वापस ही नहीं आई। मिसुमी इससे पूछता है कि इसने आखिरी बार उसे कब देखा था, पर बताती है कि 1 महीना पहले जिस घर में हम रेंट में रहा करते थे वहाँ से मुझे बाहर निकाल दिया गया और यहाँ पर कुछ बंदे तो मुझ पर अटैक कर देते हैं और इन्हें बहुत ही आसानी से हरा देती है और 2 बंदों को तो ये बीच में से काट ही देती है। ये देखकर बाकी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तुमोई एक बंदे को पकड़ लेती है और इसे मिसुमी के पास लेकर जाते हैं और जिससे तुमोई ने पकड़ा होता है ये एक लड़की होती है। भाई अरे ओ देख तो लेती, ये लड़का है कि लड़की, पागल औरत। हेलो मेरा नाम रेनॉन है। तुमोई यार इसकी बहन गायब हो चुकी है और हवा में लिख कर कहता है कि कुछ खाना बचा हुआ है तो दूसरे रूम में जाकर तुम खा सकते हो। पर भैया तो मेरा था और काफी रात भी हो चुकी है, हमारे पास से दूसरे कमरे में एक बेड भी खाली है तो वहाँ पर जाकर सो सकते हो। भाई ये भी मेरा था। शुक्रिया तुम्हारा भैया, मेरा मतलब है मिस्टर। अरे यार तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो, ठीक है, तो मैं भैया ही कहूँगी। और इन्हें अपनी बहन का एक स्केच दिखाती है जो कि इसने अभी भी बनाया था, जिसे देखकर मिसुमी सीरियस हो जाता है और रेनॉन गुड नाइट कहकर यहाँ से चली जाती है, पर बाहर जाकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अब मियो रूम में आ जाती है। मिसुमी और तुमोई इस लड़की की मेमोरीज को देख रहे होते हैं और मियो को रेनॉन की बहन की पिक्चर भी दिखाते हैं जो कि गायब हो चुके हैं। तुम दोनों सुनो मेरी बात, इन लोगों ने उस छोटी बच्ची की बहन को पकड़ रखा है और इन्हें उनकी लोकेशन भी बताता है और उन्हें ढूंढने को कहता है। ये दोनों मान जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मिसुमी रेनॉन की बहन की पिक्चर को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि ये सेम पर्सन नहीं हो सकते, पर ये बिल्कुल उसी की तरह लगती है। हासिकावा अब जाते हुए मियो कहते हैं कि यंग मास्टर वैसे तो बहुत ही ज्यादा शांत रहते हैं, पर उस पिक्चर वाली लड़की को देखने के बाद बिल्कुल अलग हो चुके हैं और ऐसा लग रहा होता है कि पिक्चर वाली लड़की कोई इनकी जान पहचान की है। तो वो भी बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस दुनिया में उनकी जान पहचान का कोई भी नहीं है क्योंकि इसने मिसुमी की मेमोरीज को देखा है। ये सुनकर इससे जलन होने लगती है। यंग मास्टर है कौन भाई, तुमको देख के नहीं पता कर लेती? अरे यार ये गलत है। अरे यार सुबह होने वाली है, जल्दी करो, कम इसकी बहन को ढूंढना होगा। मिसुमी रेनॉन को बोलता है कि इसने उन दोनों को इसकी बहन को ढूंढने के काम पर लगा दिया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब रेनॉन कुछ याद करते हैं और हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर ये अपनी बहन से कहते हैं कि हम पे फिर से कर्जा चढ़ गया, लेकिन अभी तो हमने पे किया था, जिस पर इसकी बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, दोबारा कमाने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद इसकी बहन को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है और बताती है कि ये राइसो को नहीं डिफीट कर पाई और बोलती है कि मुझे काम करना होगा अपना कर्जा उतारने के लिए। अब रेनॉन की बहन को कोई आदमी पकड़ देता है और प्रेजेंट में रेनॉन की बहन एक जगह पर बेहोश पड़ी होती है। तभी तुमोई और मियो इसे ढूंढ लेते हैं और मियो अपने पावर्स का यूज करके इसे ठीक कर देती है और सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एडवेंचरर्स गिल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर मिल्स एस आ जाता है। रेनॉन एक बंदे को देखती है और उसे देखकर यहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं कुछ भूल गई घर पे। मिसुमी इस पर अपना मैजिक यूज करता है और इस पर नजर रखता है, पर रेनॉन बोलती है कि कुछ लोगों ने रात पर इन पर हमला किया था और वो तो हमारे ही लोग थे। रेनॉन इसे बताती है कि इसके पास कुछ अजीब से फ्रूट्स थे जो कि इसने 500 गोल्ड के बेच दिए। हाँ तो जाओ इन पैसों को चुरा कर लेकर मेरे पास लेकर आओ, इससे तुम्हारी बहन का कर्जा खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। ठीक है मैं आती हूँ वापस। और यहाँ पर तमाओ और मियो को पता चलता है कि इनका मास्टर जो है वो एडवेंचरर्स गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है जिसका नाम है मिल्स। मिल्स इनका लीडर है। मिल्स इन्हें अपने साथ ज्वाइन करने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हारे पास पैसा और फेम दोनों होंगे, लेकिन दोनों ऐसा करने से मना कर देती हैं। अच्छा तो तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो? वो बस एक बेवकूफ है जिसका लेवल सिर्फ 1 है और मिसुमी की बेइज्जती करने लगता है। ये सुनकर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे एक पंच मारते हैं, पर मिल्स एक बैरियर मैजिक बना लेता है। पर मियो और तुमोई बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और मिल्स अपने साथियों को इन पर हमला करने के लिए कहता है और वही बैरियर लगा देता है, लेकिन इस बार तुमोई इसे तोड़ देती है और सभी को मारना शुरू कर देती है। मियो भी सभी को मार रही होती है और मिल्स को पकड़कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है और मार मार कर इसका मुंह सुजा देती है और ये बंदा किसी इंस्टाग्राम के फेक मॉडल के जैसा लगने लगता है। तभी दूसरा बंदा तुमोई पर हमला कर देता है, लेकिन तुमोई इसे अपने इल्यूजन में डाल देती है और इसे हरा देती है। तुमोई बोलती है कि ये जगह काफी ज्यादा छोटी है और इसे तोड़ देती है। तभी मिल्स रेनॉन की बहन को पकड़ लेता है, मगर तुमोई और मियो इसे पंच
पंच मारकर दूर फेंक देते हैं और अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि किसने ज्यादा लोगों को हराया है। मैंने ज्यादा को हराया है। अरे वो चुप कर जा, ठीक है ना, मैंने हराया ज्यादा को, चली जा तू, चल जा। और तुम आस पास के एरिया को तोड़ देती है और बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता क्या मैंने ज्यादा लोगों को हराया है। ये देखकर मियो भी ऐसा ही करती है और रेनन की बहन से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ज्यादा लोगों को हराया है। और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसा करते करते ये पूरे टाउन को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और रेनन फाइनली अपनी बहन को ढूंढ लेती है और उसे वापस से मिल जाती है। अब इसके बाद सभी लोग मिसूमी के सामने होते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं इसकी जान बचाने के लिए। मिसूमी मन में कहता है कि बालों को छोड़कर ये हासेगावा की एग्जैक्ट कॉपी है और किसी देख कर कह रहा है ये शायद आपको मालूम ही होगा। इसके बारे दोनों सो जाते हैं। मिसूमी मियो से कहता है कि क्या तुम स्पाइडर्स सिल्क प्रोड्यूस कर सकती हो क्या। हाँ मैं ऐसे कर सकती हूँ और ये स्पाइडर्स सिल्क का यूज करके ही इन दोनों को बांध देता है। ठीक है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तुआ को सेफली बचा लिया, लेकिन तुमसे ये सब करने को किसने कहा था। पूरा शहर तबाह कर दिया पागलों। और इन्हें एरो से बांधकर हवा में फेंक देता है। अब इसके बाद मिसूमी, तोमोए और मियो अगले विलेज सीख में जाने लगते हैं बाकी एडवेंचरर्स के साथ जिन्हें मिल्स एस ने पकड़ रखा था। और अब सभी लोग आजाद हो चुके हैं। अब सभी लोग एक गिल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बंदा ये रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि ज़ेत्सुया टाउन यानी कि वही टाउन जहाँ पर अभी मिसूमी पहले था उसे किसी ने तबाह कर दिया है। मिसूमी से कहता है कि इन लोगों ने ज़ेत्सुया के एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कर रखा है, पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि शायद शेयर करने से पहले ही वो टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था, तो तुम्हें दोबारा से रजिस्टर करना होगा। और तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ज़ेत्सुया टाउन डिस्ट्रॉय हो गया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, पर सैमुराइज अकेले ट्रेनिंग किया करते थे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और तुम ये सब सुनकर खुश हो जाती है और ये मिसूमी की ही एक चाल होती है और मिसूमी से परमिशन लेती है अकेले ट्रेनिंग करने के लिए। और मिसूमी इसके लिए मान जाता है और तुम ये सुनकर यहाँ से चली जाती है। कितनी बेवकूफ है वही है। और मिसूमी का ये प्लान इसे अलग करने का कामयाब हो जाता है। ये देखकर मियो खुश हो जाती है कि अब मिसूमी और ये अकेले होंगे, पर खुशी बस थोड़े ही समय के लिए होती है जब इसे पता चलता है कि बाकी के एडवेंचरर्स भी इनके साथ ही जा रहे हैं। जाते वक्त रेनॉन कहती है माफ करना तुम्हारे बीच में आने के लिए, मैं जानती हूँ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर मियो शर्माने लगती है और कहती है कि मैं बस एक फॉलोअर हूँ भाई, इसकी बंदी नहीं हूँ, इस टपटे से मुंह वाले की बंदी मैं बनूंगी। एक जगह पर कुछ मॉन्स्टर इनके सामने आ जाते हैं और मिज़ुमी मियो को उसे हैंडल करने के लिए कहता है और मियो जाकर एक ही बारी में इन सभी को मार देती है। ये देखकर सभी एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, पर जाने से पहले सभी एडवेंचरर्स इन मॉन्स्टर्स में से कुछ वैल्यूएबल पार्ट्स निकाल लेते हैं। ये सब देखकर मिज़ुमी कहता है हासेगावा कितनी क्यूट थी, ये देख लो कितनी दरिंदी है। अब इसके बाद रात में ये सभी लोग कैंपिंग करते हैं और मस्त खाते हैं और दिन में मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और फाइनली ये लोग उसी टाउन के पास पहुंच जाते हैं और इन सभी ने बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर लिए होते हैं। तो मिज़ुमी से कहते हैं तो क्या आपने ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को खुशनुमा ट्रेडिंग कंपनी को ऑफर करने के बारे में सोचा है। ये सुनकर मिज़ुमी कहता है अरे हाँ जाता है, मैंने अपनी कंपनी का नाम खुशनुमा ट्रेडिंग कंपनी रखा हुआ है। आगे जाके इन एक रेयर मॉन्स्टर दिखता है रूबी आइज और मिज़ुमी इन एडवेंचरर्स से कहता है इससे लड़ने के लिए, पर सभी लोग मना कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मियो मैं तुम्हें चिंता हूँ, पर ये सभी एडवेंचरर्स कहते हैं कि इनके हेड्स और इनके विंग्स को डिस्ट्रॉय मत करना क्योंकि वो वैल्यूएबल होते हैं। मियो मना कर देती है यंग मास्टर प्लीज इसे आप ही हैंडल कीजिए, मैं नहीं चाह रही। और मिज़ुमी बो और एरो लेकर चल देता है, पर सभी एडवेंचरर्स को मिज़ुमी पर शक होने लगता है क्योंकि इसका लेवल सिर्फ 1 है। इन्हें नहीं लगता कि मिज़ुमी इन सभी को हरा पाएगा, पर मिज़ुमी एक एक करके इन सभी को एरोज से मारता जाता है और सभी को मार गिराता है। ये देखकर सभी एडवेंचरर्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, पर इन सभी राक्षसों के वैल्यूएबल पार्ट्स को बाहर निकाल लेते हैं और वे फाइनली पहुंच जाते हैं सीवी टाउन में। और यहाँ पर आकर मिज़ुमी गिल्ड में रजिस्टर कर लेता है और इसे लेवल मिलता है दोबारा से 1 और रैंक ई। अब मिज़ुमी कुछ मिशंस को देख रहा होता है बोर्ड के ऊपर और यहाँ पर इसे एक स्पेशल रैंक का मिशन मिलता है जो कि रेम्ब्रांट ट्रेडिंग कंपनी का होता है, पर इन्हें रूबी आई मॉन्स्टर्स की आई चाहिए होती है। ये देखकर मिज़ुमी इन सभी एडवेंचरर्स से वो रूबी आइज को ले लेता है और बाकी मॉन्स्टर्स के कुछ पार्ट्स भी। अब तो मिज़ुमी को एक मीट शॉप पर लेकर जाती है जहाँ पर मीट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हमें सभी एडवेंचरर्स के नाम को बताया जाता है। पहली है एक एल्वन गर्ल लुइसा और तभी वो दूसरा बंदा यहाँ पर आता है और पूछता है कि तुम उससे रूबी आइज का क्या करने वाले हो भाई। इसका नाम है हैसन और मिज़ुमी कहता है कि गिल्ड में एक जॉब है जिसमें वो रूबी आइज को यूज करने वाला है। तभी तीसरी एडवेंचरर भी यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम है रेनिना और आके मिज़ुमी को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर देती है और मिज़ुमी इसे आसानी से हरा भी देता है। और अब तुआ के बारे में बताया जाता है जो कि एक काली चोर है और तुआ मिज़ुमी से पूछती है कि वो जॉब जो कि ले रहा है क्या वो रेम्ब्रांट ट्रेडिंग कंपनी के लिए है क्या। हाँ जी उसी के लिए है। दरअसल मैंने उनके बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी। अब इसके बाद मियो और मिज़ुमी रूम में जाने लगते हैं। मियो तुम जाओ, मुझे कुछ काम था, मैं कुछ मटेरियल लेकर आता हूँ। ज़ेत्सुया टाउन की तरह यहाँ पर भी चोर हो सकते हैं और मैंने एक अफवाह भी सुनी है जो कि मुझे तुआ ने बताई है कि जो भी बंदा रेम्ब्रांट ट्रेडिंग कंपनी की जॉब को एक्सेप्ट करता है उसके साथ बहुत ही बुरा होता है, हमें केयरफुल रहना होगा। पर ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है और मियो ये सोचकर शर्मा रही होती है कि आज ये दोनों अकेले सोएंगे एक साथ। अब इसके बाद ये रूम में आ जाती है पर बेड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है जिससे कि मिज़ुमी के साथ एक ही बेड पर सो सके। लेकिन तभी मिज़ुमी यहाँ पर आ जाता है। हाँ भी क्या हाल है मियो, मैं वापस आ गया, कल हम डेमी प्लेन चलेंगे यानी कि तोमोए के लैंड पर। मियो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है पर मिज़ुमी सीधा जाकर गुड नाइट कहकर सो जाता है। ये देखकर मियो सैड हो जाती है कि भाई कुछ हुआ भी नहीं, इसने कुछ किया भी नहीं इसके साथ, चुपचाप जाके सो गया, मुझे एक बेड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। अब अगले दिन ये लोग डेमी प्लेन पर जाते हैं जहाँ पर ये एमा से मिलते हैं और शेन के उस क्लोन को भी देखते हैं। अब एमा हर एक स्पीशीज की रिपोर्ट देती है और बताती है कि एल्क माउंटेन्स पे रहेंगे ऑक्स और मिस्ट लिजर्ड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, पर ड्वार्फ्स रिपेयर और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं।
हैं और आपके लिए इक्विपमेंट्स भी तैयार कर रहे हैं और मिस्टर लीजर्स को फार्मलैंड क्लियर करने और विलेजेस को गार्ड करने का काम दिया गया है। और तुमोई की ये नाजायज औलाद कहती है कि ऑक्स आपके लिए रहने के लिए घर भी तैयार कर रहे हैं। पूरे भाई साहब इतना बड़ा, क्या तुम कोई कुटिया महल वगैरह बना रहे हो या? मिजुमी एम्मा से तुमोई के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर चली गई है, पर ऐसे कुछ भी मालूम नहीं होता है। और तुमोई के पार्ट से भी पूछता है कि वो ट्रेनिंग करने के लिए कहीं पर चली गई थी, पर अभी वो है कहाँ पर इसे भी कोई भी अंदाजा नहीं होता। तभी एल्ड भागकर मिजुमी के पास आता है। यग मास्टर जी, अरे ओ तुम्हारा डंडा काम रहा है भाई, तेरे तो घुटनों में दर्द था ना। मास्टर जी, मैंने चलने के लिए डिवाइस बनाया है और मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही खास है। और मिजुमी को एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे आर्मर्स पड़े होते हैं, पर मिजुमी इन्हें लेने से मना कर देता है। तभी मिजुमी की नजर कुछ कपड़ों पर जाती है और इसे रुगुई ने बनाया होता है, वही बंदा जिसने इसके लिए वो रिंग बनाई थी कास्ट वाली, जो कि माना एब्जॉर्ब करती है। और एल्ड इसे बताता है कि ये कपड़े माना को एब्जॉर्ब करते हैं इतनी ज्यादा तेजी से कि तुम्हें जान से मार देगा। पर मिजुमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इसे पहन लेता है, इसे कुछ भी नहीं होता। और रुगुई बोलता है कि फिजिकल और मैजिकल डिफेंस भी प्रोवाइड करता है और मिजुमी को इमेजिन करने के लिए कहता है जिससे कि कलर बदल सके। मिजुमी ऐसा ही करता है और इन कपड़ों का कलर चेंज होकर रेड में बदल जाता है। जब ये रेड हो जाएगा तो ये आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर देगा। मिजुमी इसे ट्राई करता है और काफी ज्यादा तेज भागने लगता है इसका यूज करके, पर तभी ये कपड़े फट जाते हैं और इनकी लिमिट रीच हो जाती है। मैं वादा करता हूँ अगली बार मैं आपके लिए ऐसे कपड़े तैयार करूंगा यंग मास्टर कि वो आपको तुरंत ही मार देंगे, पागल बुड्ढा। अब इसके बाद मियो मिजुमी को कुछ एल्ग्स से मिलवाती है और इन्हें ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। और मिजुमी के पास आकर कुछ चीजें लाकर इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछते हैं। ये सभी पॉइजनस होते हैं और मिजुमी कहता है कि क्या तुमने इन्हें अपने हाथों से तोड़ा है क्या? हाँ जी। अरे भाई साहब, तुम्हें ग्लव्स पहनने चाहिए थे भाई, तुम्हारे हाथों सूज गए। अब इसके बाद मिजुमी अपने क्लाइंट से अकेले मिलने जाता है रेम्ब्रांट ट्रेडिंग कंपनी में। अब रेम्ब्रांट ट्रेडिंग कंपनी में मैं हूँ पैट्रिक रेम्ब्रांट, इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। हेलो सर जी, कुछ रीजंस की वजह से मैं लिख कर ही बातचीत करता हूँ। मैंने आपका नाम पहले कभी नहीं सुना है। हाँ, दरअसल मैं ई रैंक का हूँ और मेरा लेवल 1 है और ये मेरी पहली जॉब है। मैं अपने खुद का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहा हूँ और एक मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आने से पहले आपको रूबी आइज के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। रूबी आई खतरनाक मॉन्स्टर है, आपके जैसा एक लेवल 1 का हीरो उन्हें कभी नहीं हरा सकता है। तभी मिजुमी इसे रूबी आई निकाल कर दिखाता है। ये देखकर पैट्रिक हैरान हो जाता है और मिजुमी से बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगता है। तो आपको ये आइज किस लिए चाहिए थी? हाँ, हमें एक स्पेशल मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए थी। मेरे वाइफ और मेरे डॉटर टिकोस्ट डिसीज से सफर कर रहे हैं और मुझे वो मेडिसिन किसी भी हालत में चाहिए। ये कैसा कर्ज है जो कि एक विच डॉक्टर के रिचुअल की वजह से हुआ है और मेरी वाइफ और मेरे डॉटर लेवल 8 के कोस्ट डिसीज से सफर कर रहे हैं। उस विच डॉक्टर को पकड़ लिया गया है पर उसने उसके एंटीडोट के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं एल्केमी में एक स्किल्ड पर्सन को जानता हूँ, वो आपके लिए मेडिसिन तैयार कर सकता है। मिजुमी इसे और भी आय से दे देता है। ये देखकर पैट्रिक और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पैट्रिक इसे रिसीट देता है पर कहता है कि मेडिसिन दूसरे दिन बनाई जाएगी। ठीक है, तो मैं मर्चेंट स्किल की तरफ निकल रहा हूँ रजिस्टर करने के लिए। अच्छा, तो आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टेस्ट को क्लियर कर लोगे। पर मिजुमी को ये मालूम नहीं होता है कि मर्चेंट्स गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इसे 2 टेस्ट को पास करना होगा और इसे गिल्ड में जाकर इस बात के बारे में पता चलता है। तो ये टेस्ट कब होते हैं मैडम जी, और उसमें क्या क्या होता है? ये लड़की बताती है कि टेस्ट कभी भी दिया जा सकता है। पहले एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, तुम गिल्ड्स के रेनल को रिव्यू कर सकते हो कंटेंट एरे। अगर तुम उस टेस्ट को पास कर लोगे तो उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और मिजुमी को कुछ सप्लाईज लेकर आनी होंगी। ये कुछ भी हो सकता है, एक पोर्शन बॉटल से लेके डिफिकल्ट चीजें जैसे कि किसी वुल्फ के फैंग्स तक। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो अगले 6 महीनों तक आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। क्या तुम मुझे मैनुअल दे सकते हो? ठीक है सर। अरे भाई ये क्या, ये तो जेई से भी ज्यादा मुश्किल है, मेरे तो फिजिक्स से पढ़ती है। क्या मैं अभी टेस्ट दे सकता हूँ क्या? अब इसके बाद मिजुमी टेस्ट देने पहुंच जाता है। यहाँ पर इसका टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसे देते हुए ये मन में कहता है कि तो छोटे बच्चों के लायक है, मेरे जैसे एक हाई स्कूलर के लिए काफी रुका हो गया। ये देखकर ये एग्जामिनर कहता है कि इतनी जल्दी कर लिया तुमने, और इसकी आंसर शीट देखकर कहता है मैंने कभी भी एक ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा जिसने इतने कम समय में सारे आंसर्स के सही जवाब दिए। भाई साहब, यहाँ पर तो सब गवा रहे हैं भाई, ये तो बच्चों वाले सवाल थे। काश ऐसे ही सवाल मेरी दुनिया में यूपीएससी में भी आते। अब अगले टेस्ट के लिए एग्जामिनर मिजुमी को एक बॉल निकालने के लिए कहता है। मिजुमी एक बॉल निकालता है पर इसे 4 चीजें लाने के लिए कहता है। उनमें से एक हॉल फैंग होता है। अरे हॉल फैंग, ये तो वही डिफिकल्ट चीज है ना जिसके बारे में उस मोहतरमा ने पहले मुझे बताया था। तुम अल्लाह के हो बच्चे, और उस हॉल फैंग को तुम्हें 3 दिन में लेकर आना होगा या फिर उसके जितने वैल्यूएबल है कोई और मटेरियल लेकर आना होगा और तुम्हें कम से कम लेवल 50 का तो होना ही होगा उस मटेरियल को लेकर आने के लिए। क्या लेवल 50? भाई मेरा तो 1 है, तो इसका मतलब है कि तू और उसके सभी साथी काफी ज्यादा हाई लेवल के है भाई। और इसे उन सभी मॉन्स्टर्स के पार्ट दिखाता है जो उसने तुआ और बाकी सभी से लिए थे। ये देखकर ये एग्जामिनर हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें इतने खतरनाक पावरफुल मॉन्स्टर्स के ये पार्ट कहाँ से मिले भाई? चोर बाजार से लिए क्या? कहीं नकली तो नहीं? अरे नहीं, कुछ एडवेंचरर्स की ग्रुप ने मुझे इसे दिया। भाई साहब, तुम्हारा कनेक्शन इतने सब स्किल्ड एडवेंचरर्स से है? बताइए सर जी, बताइए। आप पहले बंदे हो जिसने पूरे मार्क्स से इस टेस्ट को पास कर लिया है। अब मिजुमी उसी लड़की के पास जाता है और बोलती है कि इसका गिल्ड कार्ड इसे कल मिल जाएगा। अब इसके बाद हम तोमोई को देखते हैं जो कि बहुत बड़े मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और इसके बाद इस बड़े से क्रैब को लेकर डेमी प्लेन में आ जाती है और इसे काटती है और सभी लोग इसे खाने लगते हैं। तब एक बंदा तोमोई से आकर कहता है कि मियो यंग मास्टर की मेमोरी जहाँ पर रखी हुई है वहाँ पर चली गई है और उनकी सभी मेमोरीज को देख रही है। ये सुनकर तोमोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधा मियो की तरफ आगे बढ़ती है। अब तोमोई इसके पास पहुँचती है लेकिन ये मियो को यहाँ पर बैठा हुआ देखती है और एमा इसे बताती है कि मास्टर
की मेमोरीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है। तो मैं यंग मास्टर को नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो, पर तुम्हें इन सारी मेमोरीज को ट्रांसलेट करने में मदद करनी होगी। अब तो मियो के पास होती है और बोलती है कि तुम यंग मास्टर के साथ ही ना अकेली, जब मैं नहीं थी। हाँ, हमने एक साथ रात गुजारी थी। 1 मिनट, इसका मतलब है तुम्हें कुछ हुआ भी? अरे नहीं, मैंने बस यंग मास्टर को सोते हुए देखा पूरी रात। तुमने बस देखा? हाँ, झूठी कहीं की तुम उनके साथ सोई नहीं? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर मिसुमी एक रेस्टोरेंट में बैठकर सोच रहा होता है कि क्या मंगवाया जाए, क्योंकि उसने कभी भी पहले इन अजीब सी ड्रिंक्स को टेस्ट नहीं किया होता है। ऐसे ही कुछ भी मंगवा देता है। और कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि रेड बीज ने फॉरेस्ट में आना बंद कर दिया है क्योंकि एक बड़ा सा क्रैब वहाँ पर आ चुका है। पर इस रेस्टोरेंट में एक आदमी होता है जो कि मिसुमी पर नजर रखे हुए था। अब मिसुमी ने जो ड्रिंक को ऑर्डर किया था वो आ जाते हैं। इसे पीता है लेकिन इसका टेस्ट करेले के जूस जैसा होता है। यार, मैं डेमीप्लेन का खाना मिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर डेमीप्लेन में इन्होंने जो भी फ्रूट कलेक्ट किए होते हैं, ये तमोए का जो छोटा वर्जन होता है, इसकी नाजायज औलाद, ये सारे के सारे खा जाते हैं। लेकिन तभी मिसुमी यहाँ पर आ जाता है। अरे ये मास्टर, मैं तो बस इसे टेस्ट कर रही थी। मैं भी यहाँ पर ठूस नहीं आया हूँ। मिसुमी एक फ्रूट को खाने लगता है। ये मास्टर वेदर आजकल कुछ अच्छा नहीं है। पिछले हफ्ते तो यहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, जिसकी वजह से हम ज्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखकर मिसुमी कहता है कि ये चीज इसके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, इसके फल बेचने के बिजनेस को। मिसुमी इस नाजायज औलाद को बताता है कि डेमीप्लेन का सामान बेचेगा, फ्रूट्स वगैरह बाहर के लोगों को यहाँ पर लेकर आएगा और यहाँ की चीजों के साथ उन्हें वापस बेच देगा। पर इससे एक र्यूमर फैल जाएगा एक इल्यूजरी सिटी के बारे में, एक ऐसी जगह जहाँ पर अच्छा सामान मिलता है, पर इसकी वजह से ट्रेड करना आसान हो जाएगा और ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तभी तमोए मिसुमी को टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करती है, पर जोर से चिल्लाती है, अरे आराम से हो, कान फाड़ेगी। मियो को कुछ हो गया है, यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर आइए। मिसुमी यहाँ पर आता है और देखता है कि दोनों दोबारा से लड़ रहे हैं। तभी मिसुमी एक एल्क से पूछता है कि क्या चल रहा है। सर, आपके जाने के बाद मियो ने आपकी मेमोरीज को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था, पर तुम सीक्रेटली यहाँ पर आ गई थी और मियो ने एक्सीडेंटली एक मेमोरी को देख लिया और उसके बाद से ये दोनों लड़ रही है। तभी मिसुमी तमोए को पकड़ लेता है। तमोए, ये क्या चल रहा है भाई, पागलों क्या तुम? अरे दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। अरे वो शांत हो जाओ, ये मेमोरीज मुझे दो। तमोए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गई हो? हाँ, क्योंकि चुपकी से क्रैब खा रही थी और हिस्टोरिकल ड्रामास देख रही थी। अब इसके बाद मिसुमी अपने रूम में आ जाता है और तमोए मिसुमी से कहती है कि इस कमरे में 2 बेड है, तो अब आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा बेड चाहिए और आप कौन से बेड पर सोना चाहते हैं। मास्टर यहाँ पर आ जाइए प्लीज। मास्टर, मैं आपको पूरी रात अच्छे से सुनाऊंगी, प्लीज इधर आ जाइए ना। अरे यार, तुम दोनों कुड़ियाँ चुप रहो, मैं सोफे पे ही ठीक हूँ। साले मिसुमी इतना अच्छा मौका था इसके पास। अब मिसुमी को उस एल्केमिस्ट का मैसेज आता है जिसका नाम था हेजल और बोलता है कि मुझे खुशी है कि मुझे एम्ब्रोसिया की प्रोडक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, वही मेडिसिन जिसका यूज करके पैट्रिक की वाइफ को ठीक किया जा सकता है। और बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस मेडिसिन को बनाने में। ठीक है, अब तो मैं उस जॉब को पूरा कर पाऊंगा। अब अगले दिन मिसुमी हेजल से मिलता है और पैट्रिक से मिलने के लिए निकल जाता है और सब कुछ वो बंदा देख रहा होता है जो कि इसे रेस्टोरेंट में मिला था। और बंदा बोलता है कि जितने एडवेंचरर्स को इकट्ठा कर सकते हो करो, मैं कुछ भी कीमत देने को तैयार हूँ। मैं उस रेम्ब्रांड को और मनमानी नहीं करने दे सकता। इसके बाद हम उसी डॉक्टर को दिखते हैं जिसने पैट्रिक और उसकी वाइफ के ऊपर कर्ज किया था और वो उसके इलाज के लिए उस डॉक्टर को टॉर्चर कर रहे हैं, पर कोई भी इलाज बताने से मना कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग इसे मार देते हैं। पर यहाँ पर हेजल और मुकुटो पैट्रिक के घर में आए हैं और रेम्ब्रांड कंपनी का नाम सुन के हेजल बेचारा नर्वस हो जाता है। इसके बाद पैट्रिक का बटलर यहाँ पर आ जाता है, पर इन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर मेडिसिन बनाने का सारा सामान रखा गया था। इसके बाद एक स्पेल को कास्ट करने लगता है और बार बार गॉडेस का नाम ले रहा था, जिसकी वजह से मुकुटो को गुस्सा आ जाता है और अपने स्पेल को कास्ट करके मेडिसिन को पूरा कर लेता है। अरे ये क्या हुआ, अभी तो स्पेल पूरा भी नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हो, वही पूरा कर तो दिया था तुमने हेजल। इसके बाद हेजल बटलर से पूछता है कि क्या इस दवाई को बनाने का कोई और तरीका भी है क्या? नॉर्मली ये मेडिसिन एम्ब्रोसिया फ्लावर से बनती है, पर उनको मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हम उनका सब्स्टिट्यूट रूबी आइस का यूज करते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उसी फ्लावर के रस को पीते हैं। एम्ब्रोसिया फ्लावर सा अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। इसके बाद हेजल दवाई की एक डोज को बना देता है, जिसे लेकर बटलर यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हेजल 2 डोज और बनाता है, लेकिन तभी बटलर चिल्ला कर यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से डर के मारे ये दोनों बॉटल इसके हाथ से गिर जाती हैं, जिनमें से एक मुकुटो आसानी से पकड़ लेता है, पर दूसरे को पकड़ने के लिए वाटर मैजिक का यूज करता है और उसे भी किसी तरह से पकड़ लेता है, पर इसके चक्कर में इसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। बटलर इन्हें पैट्रिक के पास लेकर जाता है जो कि घायल हो रखा था, और जब उसने इस दवाई को अपनी बीवी को देने की कोशिश की तो उसने इस पर हमला कर दिया और इसकी बाजू तोड़ दी और इसकी बीवी को रोकने के लिए 5 गार्ड्स की जरूरत भी पड़ी। हेजल बोलता है कि जरूर उस कर्ज को मॉडिफाई किया जा चुका है, जिसकी वजह से वो कर्ज उसे उस दवाई को लेने से रोक रहा है, पर ऐसा लेवल 8 और उसके अबव के कर्ज में किया जा सकता है। पैट्रिक बताता है कि इसकी बीवी पहले पानी से डरने लगी, पर उसके बाद धीरे धीरे उसका होलिया पूरी तरह से बदल गया और धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगी। मुकुटो पैट्रिक से कहता है कि वो उसे अपनी वाइफ के पास लेकर जाए। और बच्चे, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा लेवल सिर्फ 1 है। पर हेजल इसे कहता है कि मुकुटो को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी ने उन रूबी आइस को हराया था, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मुकुटो एम्ब्रोसिया की खुशबू का यूज करता है, जिससे पैट्रिक की वाइफ रूम से बाहर आ जाती है। जिसके बाद मुकुटो अपनी जूडो मूव्स का यूज करता है, जिससे इसकी पिछली लाइफ में इसे इसकी बहन ने सिखाए थे, और पैट्रिक इसे पकड़कर उस मेडिसिन को अपनी वाइफ को पिला देता है और इसकी वाइफ ठीक हो जाती है और अपनी वाइफ को ठीक होता हुआ देखकर इसे गले लगाकर रोने लगता है। पर उस कर्ज की वजह से इसकी वाइफ अब टकली हो चुकी है। इसके बाद उस दवाई को अपनी बेटी को भी पिला देता है, जिसके बाद ये बंदा मुकुटो और गॉडेस का शुक्रिया अदा करता है। साली गॉडेस, उससे तो कुछ किया भी नहीं, सब कुछ मैंने किया है, साले क्रेडिट चोर। और दवाई को
इम्प्रूव करने का काम ये हेजल पर छोड़ देता है और बाहर जाने पर देखता है मियो और टोमो इसका इंतजार कर रहे थे। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी को इन पर फायर मैजिक का यूज कर देता है, पर इस अटैक को ये डॉज कर देते हैं और ये अटैक उसी बंदे ने किया था जो कि इनका बहुत देर से पीछा कर रहा है। टोमो भाई, तुम इसके अटैक को डॉज कर लेना चाहिए था वैसे, है ना? हम उसकी ताकत का पता लगाना चाहते थे सर। ये तब से ही आपका पीछा कर रहा है जब से आप उस होटल से निकले हैं। इसके बाद लाइम सिटी मारकर काफी सारे एडवेंचरर्स को यहाँ पर बुला लेता है, अपने ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसके बदले ये 10 गोल्ड कॉइंस देगा। हाँ अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो, मैं इस फाइट को ज्वाइन नहीं करती हूँ। ये देखकर तोमोई को गुस्सा आ जाता है और मियो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर इसके अटैक को डॉज कर जाती है। इसके बाद सभी एडवेंचरर्स इन दोनों को घेर लेते हैं और यहाँ पर टेलीपैथी के जरिए मोकोटो मियो का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर दोनों साथ में लड़ती तो फिर से इस जगह का हाल भी उसी टाउन के जैसा हो जाता, ज़ेत्सुया जैसा। मोकोटो तोमोई से कहता है कि किसी की भी जान ना ले और सभी एडवेंचरर्स मिलकर इन दोनों पर हमला करने लगते हैं, पर मोकोटो को लड़ता हुआ देखकर लाइव हैरान हो जाता है। अरे भाई साहब, ये तो लेवल 1 था ना, ये तो अच्छा कैसे लग रहा है? पर तोमोई अपने लातों और घूसों से ही सभी एडवेंचरर्स को हराने लगती है और कुछ ही देर में ये सभी एडवेंचरर्स हार चुके थे। ये देखकर लाइव मियो से कहता है कि प्लीज इनकी हेल्प करे। मैंने कहा था ना, मैं फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, तुम मुझे खरीदना चाहते हो? हाँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। लाइव का साथी यहाँ से डरकर भागने की कोशिश करता है, पर तभी मोकोटो इस पर हमला करके इसे पकड़ लेता है। इसके बाद लाइव भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि सीज में ये नंबर 1 एडवेंचरर है, लेकिन तोमो को इसे हराने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। पर अब लाइव को अपने सामने अपनी मौत दिखाई देने लगती है। क्या मैं मरने वाला हूँ? अब लाइव मोकोटो से माफी मांगने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद हम एक बार में देखते हैं जहाँ पर लाइव उसी डॉक्टर से बात कर रहा था जिसने पैट्रिक की बीवी के ऊपर उस कर्ज को अप्लाई किया था। पर लाइव बताता है कि रेम्बरांट कंपनी की वजह से एडवेंचरर्स को बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। उनके जॉब्स की वजह से कई एडवेंचरर्स की जान भी चली गई है। तो उस लक्ष्य क्या है? मैंने सुना है कि कुछ ऑर्फनेज के एडवेंचरर्स की अभी मौत हो गई है। ये विच डॉक्टर कहता है कि इसके पास एक आइडिया है। अरे यार, हमने तो बस उन्हें डीप स्लीप पे डालने का डिसाइड किया था और यही हमारी बात हुई थी। उसने कहा था कि इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो वो इसके दिमाग को पढ़ती है और बोलती है कि ये झूठ में ही कह रहा है। ये उन दोनों को कर्ज नहीं करना चाहता था, बस उन्हें सुलाना चाहता था। तो मुकुटो इससे कहता है कि तुम जा सकते हो, पर इसके जाने से पहले मियो उसके सारे गोल्ड कॉइंस को ले लेती है, क्योंकि जैसा इसने कहा था इसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है। अब कुछ दिन के बाद लाइव पैट्रिक से माफी मांगता है। पैट्रिक इसे माफ तो कर देता है, पर वो एक एडवेंचरर के तौर पर क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। पर लाइव अब एडवेंचरर नहीं रहना चाहता है। इसके बाद लाइव उसी ऑर्फनेज को देख रहा था जहाँ पर पला बड़ा। इसके बाद तोमो यहाँ पर आ जाती है, जो कि इसे एक तलवार देती है जिसे मुकुटो ने इसे देने के लिए कहा था, क्योंकि इसकी पिछली तलवार टूट चुकी है। ठीक है, तुम अब मेरे स्पाई बनोगे, जिसके बदले में मैं तुम्हें और इस ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करूंगी, और साथ ही से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी देती है। और दूसरी तरफ पैट्रिक और बटलर मुकुटो की ट्रेडिंग कंपनी को रोकने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इनकी सारी बातें और इनकी इविल इंटेंशंस तो वो सुन लेती है। जैसा कि मुझे लगा ही था, ये रेम्ब्रांट पैट्रिक कोई अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद ये लोग डेमीप्लेन में वापस जाते हैं, जहाँ पर एमा इनसे कहती है सभी वॉरियर्स अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। मुकुटो कुछ ऑर्ड्स की बातें सुनता है। तो वो और म्यू के साथ ट्रेनिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमें हिट भी करने देते हैं। पर मास्टर, हम तो उनके पास तक नहीं जा पाते हैं, पर अगर गलती से हम पास पहुंच भी जाते हैं तो सीधा हमें हवा में ही उड़ा देते हैं। पता नहीं वो लिजर्ड्स कैसे कर रहे होंगे, हम तो उनकी ट्रेनिंग भी नहीं देख सकते हैं। तभी एमा यहाँ पर आती है और बताती है कि लिजर्ड्स का भी सेम ही हाल है। और मुकुटो को लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होता अगर सभी स्पीशीज एक दूसरे की फाइटिंग स्टाइल को यूज कर पाते। तभी टोमो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अरे ओ, ये आइडिया अच्छा होना चाहिए, वरना तो गई समझ गई ना। किसके बाद टोमो एक ग्राउंड में सभी स्पीशीज को बुला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है ताकि तुम्हारी ताकत को मेजर कर सके। दोनों ही स्पीशीज अपने सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स को लड़ने के लिए आगे भेजते हैं और इन दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाता है। और इन दोनों की फाइट्स के दौरान ये पूरा प्लेटफॉर्म ही टूटने लगता है। ये देखकर मुकुटो इम्प्रेस्ड हो जाता है, पर अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा इसे टोमो ने करने के लिए कहा था। और उस लिजर्ड मैन को पटाकर ये ऑर्क इस मैच को जीत जाता है। पर टोमो कहती है कि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अरे ओ छोटे ऑर्क, तुम इतने कमजोर क्यों हो? हाँ सालों पिसदियों, हमें तुमसे इतनी ज्यादा कमजोर होने की उम्मीद नहीं थी। तुम ही भाई शांत हो जा, अगर तुम इतने ही कमजोर रहोगे तो तुम्हें तो कोई हड्डी पहलवान भी हरा जाएगा, क्योंकि हम तीनों से लड़कर तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो हर हफ्ते तुम यहाँ पर इकट्ठा होगे और एक दूसरे के साथ फाइट करोगे और उससे तुम्हारी ताकत को मेजर किया जाएगा। पर उसी हिसाब से तुम सभी को रैंकिंग्स दी जाएंगी और ये चीज डॉब्स पर एल्कीज पर भी अप्लाई होती है। पर सुनकर सभी लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इससे इनकी फाइटिंग टेक्निक्स एक दूसरे को पता चल जाएंगी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बैटलफील्ड में अपनी ताकत को प्रूव करोगे और जो टॉप पर होगा उन्हें ग्रेट वॉरियर्स के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जिसकी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है उसे कोई और काम ढूंढना होगा। अब इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद मुकुटो स्पीच देने के लिए आगे आता है। अभी जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा बेकार है, पर मुझे यकीन है तुम सभी लोग इम्प्रूव कर सकते हो। अरे यार, भाषण तो हो गया, पर रैंकिंग सिस्टम का नाम क्या दूं? सभी लोग डेमीप्लेन रैंकिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। डेमीप्लेन रैंकिंग, भाई थोड़ा तो दिमाग लगा ली थी। इसके बाद टोमो और मियो गिल्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे जाते हैं और दोबारा लेवल चेक होने पर टोमो का रैंक 1300 आता है और वही मियो का 1500। अरे यार, बस इतना सा 20 लेवल बढ़ा बस। मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की थी, पर भाई मेरा तो एक भी नहीं बढ़ रहा, मैं तो पहले पे ही बैठा हूँ। इसके बाद ये रिसेप्शनिस्ट इससे कहती है कि इनका टॉप एडवेंचरर रिटायर हो चुका है और काफी सारे एडवेंचरर्स घायल पड़े हैं। तो ये मुकुटो से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ और एडवेंचरर्स को ट्रेन करे।
मुकोटो इसे बताता है कि एक एडवेंचरर्स के ग्रुप को जानता है जो कि उनकी मदद कर सकता है। मुकोटो टोमो से कहता है कि टोआ और बाकी सभी को ट्रेन करे। टोमो को याद आता है कि जब मिसुमी ने उस लड़की की फोटो को देखा था तो इसका एक्सप्रेशन अलग हो गया था, यानी कि वो लड़की इसके पास्ट लाइफ में किसी की जैसी दिखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हासेगावा है। और टोमो बहुत ही ज्यादा जेलस लड़की है, इसी वजह से जल्दी इनकी ट्रेनिंग को खत्म करने के बारे में सोचती है ताकि टोआ इसके मास्टर के साथ ज्यादा वक्त ना बिता पाए और उसके आस पास ना भटके। इसके बाद सभी लोग मिलकर शैडो ट्रेल से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन टोमो को बीच में आकर इन्हें बचाना पड़ता है, जिसके बाद इनकी घटिया स्ट्रेटेजी के लिए इन्हें डांट लगाने लगती है और इन्हें बेसिक टेक्निक्स सिखाने के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले ये हेजल को बोलकर वाटर और अर्थ मैजिक का यूज करके एक ट्रैप बनाने के लिए कहती है और लुइजा से कहती है कि एक ऐसी जगह को ढूंढे जहाँ पर अच्छा खासा व्यू मिलता हो। पर इसके बाद हेजल से मड में पॉइजन को डलवाकर दोबारा से लड़ाई को शुरू करवा देती है और सभी मॉन्स्टर्स उस ट्रैप में फंस जाते हैं और हिल भी नहीं पा रहे थे। जिसके बाद लुइजा अपने एरो का यूज करके इन पर अटैक करने लगती है, पर जो भी इससे बच जाता है नीना उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अपनी थीव स्किल का यूज करते हैं और छुप कर पीछे से किसी काले चूहे की तरह इन मंकी पर अटैक कर देती है। ठीक है, अच्छी बात है, तुमने अच्छा किया। इस तरह की टैक्टिक्स का यूज करके तुम अपने मैजिक से हमला कर सकते हो और सभी लोग इस स्ट्रेटेजी का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। इसके बाद टोमो इनसे कहती है कि लोग एक और नेस्ट पर हमला करने वाले हैं, पर इस बार ये इनकी हेल्प नहीं करने वाली है, इन्हें ये सब खुद ही करना होगा। इसके बाद टोमो गिल्ड में जाकर रिसेप्शनिस्ट को सारी बातें बता देती है। हरी, ये क्या बोल रही हो? हरी, उनका लेवल बहुत ही कम है, तुम बहुत वीक से सबको हरा पाएंगी। पर तभी वो सभी एडवेंचरर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि इन सभी ने मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। दूसरी तरफ मकोटो मियो को एक फॉरेस्ट में बेचता है ताकि ये एम्ब्रोसिया फ्लावर्स को ढूंढ सके, क्योंकि एक शॉप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद इन्हें ऑपरेट करने के लिए भी एक जगह की जरूरत पड़ेगी और इसके बारे में बात करने के लिए पैट्रिक के पास जाता है और इसे बताता है कि अपनी ट्रेडिंग कंपनी को चलाने के लिए इसे कोई दुकान चाहिए किराए के ऊपर। ठीक है, मेरे कुछ लोग हैं, उनसे बात करके मैं तुम्हें बता दूंगा मकोटो। और यहाँ पर मियो उस फॉरेस्ट में एम्ब्रोसिया फ्लावर्स को ढूंढने के लिए पहुंच चुकी है। इसके बाद हम कुछ इंसानों को देखते हैं जिन्हें पेड़ के ऊपर से ड्वेल्व्स दिख रही थी। ये देखो इन ह्यूमंस को, ये बस चीजों को बर्बाद करना जानते हैं और सब के सब एडवेंचरर्स उन दोनों ड्वेल्व्स से हार जाते हैं। ये सभी अभी जिंदा है, पर अगर इनमें से किसी ने भी क्रिम्सन लोटस को छुआ होता तो मैं सभी को मार डालती। और दूसरी तरफ मकोटो ड्वार्फ्स की वो कर्स्ड रिंग से पहन लेता है ताकि अपने माना को कंट्रोल कर सके और अपनी ट्रेडिंग कंपनी खोलने के लिए डेमी प्लेन में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर टोमो की नाजायज औलाद मकोटो के लिए जूस का ग्लास लेकर आती है और इसके सर पर हाथ फेरता है, जिससे टोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। ये देखकर मियो को जेलस हो जाता है। एक डिश लेकर आती है जो कि इसे सीज में मिली थी। इसे लगता है कि ये एक परफेक्ट मौका है मकोटो को अपने हाथों से खिलाने का, पर मकोटो खुद ही खाने लगता है। इसके बाद टोमोई मियो को यहाँ से लेकर जाने लगती है। अरे रुक जाओ मास्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसके बाद कीना नाम की एक एल्की यहाँ पर आ जाते हैं जो कि इसे बताती है कि ये काफी लंबे समय तक अपनी ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन कर सकती है और मकोटो को एक रिपोर्ट देती है जिसमें एम्बोसरी फ्लावर्स की डिटेल्स है। सर जी, उस जंगल में एक स्पीशीज भी रहती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे चिंता मत करो, हम उन्हें संभाल लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए यार, मेरे सभी साथी इस डैम में फिर में रहकर बहुत ही ज्यादा खुश है सर। इसके बाद एक लेजर मैन भी यहाँ पर आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैंने बहुत सारे टेक्निक्स सीख लिए हैं और मुझे तुम्हारी क्लोज कॉम्बैट भी सिखा रही है। और बैरन मकोटो से पूछता है कि डैम प्लेन के बाहर किस तरह के हथियार पॉपुलर हैं और मकोटो इसे बताता है कि सीज में इसकी दुकान पर काम कर सकता है जहाँ पर लोग इससे वेपन भी बनवाने आएंगे। तभी एक ऑर्क मकोटो के पास आता है। सर जी, बहुत एक पर मेरे छत को ठीक है सर, एडवेंचरर्स को एलिजिली सिटी की तरफ गाइड करने के लिए इस पर मेरे मोड़े है। एलिजिली सिटी वही सिटी है जिससे मकोटो ने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई है और ये असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर मियो और टोमो जंगल में बैठे हुए थे, लेकिन तभी इन्हें फील होता है कि मकोटो की प्रेजेंस गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और दोनों भागते हुए मकोटो के पास जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। मियो इसे रोते हुए गले से लगा लेती है पर मकोटो को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर चल के रहा है। भाई क्या हो गया भाई, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मैं मर गया? टोमो भाई क्या हो गया ऐसे, क्या हम पर हमला हुआ गया? तुम कितनी बार बच गए हो? पर भाई मैं तो जिंदा हूँ। यंग मास्टर, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? हाँ, नॉर्मली मैं खड़े होकर शूट कर रहा था, पर जब मुझे फोकस करना होता है तो मैं अपने घुटनों पर आ जाता हूँ। अरे वो मुझे फालतू की डिटेल्स नहीं चाहिए। पर भाई आपने ही तो पूछा था मैडम जी, आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सुसाइड की जैसा है। और जब मकोटो प्रैक्टिस कर रहा था तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मकोटो मर चुका है, पर भाई मैं तो जिंदा हूँ। फिक्र क्यों कर रही हो? जैसे मेरी पत्नी होती है तुम फिक्र करनी पड़ेगी। पादू जी, आपका माना बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी की भी माना कैपेसिटी फिक्स होती है और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, और क्योंकि आप बार बार मरकर जिंदा होते जा रहे हो तो आपकी माना कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी लगभग गॉडेस के बराबर हो चुकी है। इसकी वजह से डेमी प्लेन का साइज भी बढ़ चुका है। अगर गॉडेस को इसके बारे में पता चल गया ना तो आपको दोबारा से मार देगी। पर इसके मानों को सप्रेस करने के लिए इन्हें ड्वार्फ से कुछ बनवाना पड़ेगा जो कि इसके मानों को सप्रेस कर सकता है। मियो की हालत रो रो कर बुरी हो चुकी है तो इसे यहाँ से लेकर जाने लगता है। रोतुडू लड़की चुप हो जा रही, वरना मैं जिंदा हूँ। अब अगले दिन मकोटो कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, पर इसका दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि अभी आर्चरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और ऊपर से मियो ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। रात को मियो मकोटो के पास आए थे ताकि इसका ख्याल रख सके। मियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, तुम यहाँ से जा सकती हो, खड़ी क्यों हो? और मियो के जाने के बाद इसे टोमोई और मियो की बातें सुनाई देती
देते हैं और इसे समझ में आता है कि मियो यहाँ पर इसे अटेंड करने नहीं बल्कि वही करने आई थी। तभी माकोतो के पास एक पब्लिक सर्वेंट आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि माकोतो मजे ले पाता, मियो और तोमो इसे घसीट कर यहाँ से ले जाती है। यंग मास्टर जी, इन सभी के लिए भी आप बहुत ज्यादा छोटे हैं। पर लोग माकोतो को रूम में लेकर जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? हाँ, हमें कभी मुंह नहीं लगाते, पर बाहर जाकर ये सब कर रही हो? हाँ, हमारे होते हुए आपको किसी और की जरूरत कैसे हो सकती है? भाई ये क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे होते हुए? अरे वो बूझ पक रही थी मेरे साथ, मैं उसके साथ नहीं गया। वो खुद मेरे सामने आई थी। क्या मैं आपके लिए काफी नहीं हूँ? हाँ, जरा मुझे देखिए तो। यार मैंने कैसे बताऊँ, ये मेरी बहने जैसी है, पर बोलना बहुत ही अजीब लगेगा। तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये दोनों मिलकर माकोतो के कपड़े फाड़ने लगते हैं, साथ ही में अपने कपड़े भी उतार देती हैं। जिसके बाद ये दोनों इसके साथ जबरदस्ती कुछ करने लगती हैं, इसके हाथ पैर बांधकर DBMS। लेकिन माकोतो बुरी तरह से डर जाता है और अपनी मैजिक का यूज करके इन दोनों को रोक देता है और डेमी प्लेन में चला जाता है। सॉरी गाइस, आपके अरमानों पर पानी फिर चुका है। अब माकोतो डेमी प्लेन में चला जाता है, पर एमा देखती है कि माकोतो पेट पर उल्टा लटका हुआ है और गुलाबी धुएं और स्पाइडर वेब को देखकर एमा समझ जाती है कि माकोतो अभी क्या कर आया है। जिसके बाद एमा इसे बताती है कि रोगुई ने, जिसने माकोतो के लिए कर्स्ड रिंग बनाई थी, उसने माकोतो के लिए प्रोटेक्शन गियर बना दिए हैं। अगली सुबह जाकर माकोतो उस गियर को ट्राई करता है, जो कि इसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है। लेकिन तभी मियो यहाँ पर आ जाती है और कल रात के लिए माकोतो से माफी मांगती है। चलो भाई कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसा मत करना ना। मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, अच्छे घर का हूँ। मेरी बात सुनो, कुछ स्पीसीज एम्ब्रोसिया फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रही है, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मास्टर, इसका काम को मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ नहीं यार, तुम कुछ ज्यादा ही डरावने हो, मुझे बात करनी है उनसे, तो मेरे साथ चलना बस, ठीक है? हाँ ठीक है। इसके बाद दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ मियो से बताती है कि कुछ लोग इन पर नजर रख रहे हैं और मियो अपने वेब का यूज करके इन्हें यहीं पर रुक देते हैं। इसके बाद ये लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एम्ब्रोसिया फ्लावर्स उगते हैं और माकोतो को याद आता है कि ये पिछली दुनिया में अपनी बहन के साथ हाथ पकड़कर घूमा करता था। तो मियो से कहता है कि इसका हाथ पकड़े, क्योंकि यहाँ की जमीन काफी ज्यादा स्लिपरी है, जिसकी वजह से मियो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक्रा और ईरिस यहाँ पर आकर इन्हें रोक देते हैं। इसकी वजह से मियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, मेरे इतने अच्छे मूवमेंट को इंटरप्ट कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वही इंसान भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे मियो ने अपने जाल में फंसा दिया था। मियो भाई, फ्लावर्स मिल गए, जल्दी से उठाते और भाग निकलते हैं। हम चाहते थे कि तुम दोनों कितना चोर हो। अरे नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत हो जाइए प्लीज। और मियो तू सबसे पहले शांत हो भाई। एल्स अपने आइस मैजिक का यूज करके इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, पर माकोतो मियो को लेकर यहाँ से भाग जाता है और लड़की माकोतो से पूछती है कि इनसे लड़ क्यों नहीं रहा है। और इसे देखकर माकोतो समझ जाता है कि ये वही पब्लिक सर्वेंट है जो कि कल रात को इसे रूम में बुला रही थी। माकोतो इन सभी के हमलों को रोक देता है, जिसके बाद एको अपने फायर एरो का यूज करके इन पर हमला कर देती है, पर माकोतो अपने काय नाम की पावर का यूज करके इसके सभी हमलों को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तब ये देखता है कि मियो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसका इतना अच्छा मोमेंट खराब हो गया है और अब उन एल्स को मारना चाहती है। और तोमोई टेलीपैथी का यूज करके माकोतो से बात करती है और माकोतो इससे इसकी मदद मांगता है, पर तोमोई साफ मना कर देती है, क्योंकि मियो के साथ अकेला गया था, जेलसी इश्यूज और ऊपर से उसका हाथ भी पकड़ा था। और माकोतो इसे कटाना बनाने की और राइस फार्मिंग की परमिशन दे देता है, जिसकी वजह से ये इसकी मदद करने के लिए मान जाती है। यह मास्टर, उन एडवेंचरर्स का ध्यान भटकाइए, पर मैं एक गेट को ओपन कर देती हूँ, पर मियो को शांत करवाने के लिए उसे उसका फेवरेट खाना खिलाना चाहिए। माकोतो उन एडवेंचरर्स को मिस्ट गेट के अंदर धक्का दे देता है, जिसके बाद अपना खून मियो को खिलाता है, जिससे कि मियो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं और मियो अपने डार्क मैजिक का यूज करके एल्स के माना को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके अटैक रुक जाते हैं। और यहाँ पर उन एडवेंचरर्स का स्वागत इल्यूजरी सिटी में तोमो करती है। ये सभी एडवेंचरर्स अभी इल्यूजरी सिटी में आ चुके हैं। माकोतो इन दोनों एल्स से कहता है कि ये फूलों को चुराने नहीं आया है। अरे यार, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। तो ये दोनों माकोतो को अपने विलेज में लेके जाने लगते हैं। माकोतो नोटिस करता है कि इनके विलेज के चारों तरफ एक बैरियर बनाया गया है, जो कि रेड लोटस और इनके विलेज को प्रोटेक्ट करता है। अब ये दोनों इन्हें विलेज के एल्डर्स के पास लेकर जाते हैं। आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम मिल्क स्टोरी है और मैं इन एल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक सेकंड, क्या आप लोग एल्स नहीं है क्या? लगता है ये कोई दूसरी प्रजाति है। मियो, मैं मिल्क स्टोरी का बेटा हटोनो। हम एल्स के एंसेस्टर्स हैं। फॉरेस्ट ओक्स एल्स फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं, और हम फॉरेस्ट ओक्स जंगलों को बनाते हैं और उन पर रूल करते हैं। हटोनो मिसुमी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मर्चेंट हो। हाँ जी अडोनो जी, हम यहाँ पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेने आए हैं। एक मर्चेंट जो कि एक्वा और एरिस को हराने के काबिल हो। अडोनो को मिसुमी पर शक होता है, पर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद एल्डर्स इन दोनों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और एक्वा इन्हें बताती है कि आज रात ये लोग एक पार्टी को रखने वाले हैं और अपने मास्टर से मिलवाने की बात करते हैं। और तभी इनका मास्टर दीवार तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। तुम तो हमारे मेहमान हो, मेरा नाम मोंडो है, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर जैसे ही मिसुमी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, ये इसका हाथ चेक करने लगता है, पर चेप ही हो जाता है, छोड़ता ही नहीं है। मियो ये देखकर जेलस हो जाते हैं कि इसने मिसुमी का हाथ पकड़ रखा है, वो भी इतनी देर तक, और इसे मारकर बाहर फेंक देती है। मैंने आपका हाथ सिर्फ 31 सेकंड तक पकड़ा था, पर उससे 32 सेकंड तक पकड़ लिया। उसे मर जाना चाहिए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भाई तुम लिटरली काउंट कर रही थी क्या? बाहर मोंडो बेचारा पड़ा होता है। अरे यार, वो कौन थी? लगता है दोनों में से कोई भी आम इंसान नहीं है। मुझसे मिलकर ये लोग पछताएंगे। तब इसके बाद मिसुमी मियो को अडोनो और मोंडो पर नजर रखने के लिए कहता है, पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहता है। तो मियो मोंडो पर इन्वेस्टिगेट करने लगती है और नोटिस करती है कि इस पर हमला करने के बावजूद भी इस मोंडो को कोई भी चोट नहीं आई है, जैसे कि किसी चीज से पोजेस्ड है। और मियो को मोंडो में से
से एक अजीब सा माना भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और अपने जालों का यूज करके अडोनो पर भी नजर रखे हुए थी और नोटिस करती है कि अडोनो किसी के साथ टेलीपैथी कन्वर्सेशन कर रहा था। पर अडोनो बोलता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं चलेगा कि हमारा कनेक्शन डीमंस के साथ है। अब मियो ये सारी बातें माकोतो को बता देती है कि मोंडो को कोई चीज पोजेस किए हुए है और अडोनो डीमंस के साथ मिला हुआ है। और माकोतो मियो से कहता है, हाँ मियो यार, क्या तुम डेमी पेन में भी तुम एक साथ स्वैप कर सकते हो प्लीज? पर ऐसा क्यों? मैं किसी चीज को कंफर्म करना चाहता हूँ। अब इसके बाद रात को पार्टी शुरू हो जाती है, नाच गाना हो रहा है, सोने सोने कुड़ियां नाच रही है और माकोतो इसका आनंद ले रहा है। पर तभी माकोतो देखता है कि अडोनो और मोंडो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन तभी मोंडो अडोनो की गर्दन को पकड़ लेता है और उसके बाद मोंडो के मुंह में से एक डीमन बाहर निकलता है जो अडोनो की पूरी ताकत को सूख लेता है, जिसकी वजह से अडोनो की मौत हो जाती है। और उस डीमन को देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। तभी माकोतो यहाँ पर आता है, तुमने उसे क्यों मारा? इसकी सारी ताकत को सोख लिया है, लेकिन ये दूसरा वाला कुछ परेशान करने वाले क्रीचर्स के साथ मिला हुआ है, इसी वजह से मैंने संभाल दिया। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी माकोतो बोलता है, तुम एक ग्लिच हो। हाँ, तुम तो बहुत ज्यादा जानते हो, मैंने सारा कुछ वीडियो गेम से सीखा है। तुम्हारी ताकत से घबराए नहीं, विच मींस पहले तुम्हें खत्म कर देगा और अगर तुमने इससे बचने की कोशिश की तो फॉरेस्ट डॉग्स मारे जाएंगे। और माकोतो पर अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल माकोतो इसके सारे माना को सूखने लगता है और इसके लिए इसने मियो से सीखी है, ये स्लिच के पूरे माना को खा जाती है। मैं एक ग्रैंड बनना चाहता था और माकोतो अपने हमले को रोक देता है। अब इस स्लिच का पूरा माना खत्म हो चुका है। तभी तोमोई भी यहाँ पर आ जाती है और माकोतो तोमोई से टेलीपैथी के जरिए कहता है कि वो इस स्लिच के साथ बाद में बात करना चाहता है और तोमोई इसे अपने डेमी प्लेन में भेज देती है। और तभी जो एल्डर्स होते हैं माकोतो से कहते हैं कि तुम सच में कोई मामूली मर्चेंट नहीं हो, हम तो तुम्हें मारने का प्लान कर रहे थे। और इनकी बात सुनकर बेचारा माकोतो, अरे यार बेचारा, तभी तोमोई को कुछ याद आ जाता है और ये एल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव नेलगी स्टोरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें देखकर खुश हुई। और तुम कौन हो? तुम उस दिन मेरे सामने रोए और गिड़गिड़ाए कि मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट बैरियर क्रिएट कर दूं। ये तुम्हें कैसे पता? और मिसुमी समझ जाता है कि वो तोमोई ही थी जिसने इनके विलेज के आसपास वो बैरियर बनाया था। क्या मेरी फॉर्म चेंज करने से तुम मुझे भूल गए? हाँ, तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो नेलगी स्टोरी। तभी नेलगी स्टोरी समझ जाता है कि ये शन है, सभी लोग अपना सर झुकाओ, ये द ग्रेट ड्रैगन शन है। हे, तुम ये रिस्पेक्ट मुझे नहीं मेरे मास्टर को दिखानी चाहिए, मैं इनकी सर्वेंट हूँ। और इसकी बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे चोमोसे की सर्वेंट है ये। अब इसके बाद डेमी पेन में माकोतो इस लिच से पूछता है कि तुम उस गांव में क्या कर रहे थे? मैंने उस फॉरेस्ट अग्रे की बॉडी पर इसलिए कब्जा किया था ताकि मैं उनकी एबिलिटीज को ऑब्जर्व कर पाऊं। यंग मास्टर ने तुमसे इन सब का कारण पूछा है, तुम्हारा गोल क्या है? मैंने ये सब कुछ ग्रांट बनने के लिए किया। ग्रांट्स हाई रैंकिंग ह्यूमंस होते हैं। अरे भाई, ग्रांट क्या होता है? ये कुछ नया ही देखने को मिल गया। वैसे तुमने मुझे हराने के लिए कौन से स्पेल का यूज किया था? माकोतो बताता है कि वो एक ओल्ड डार्क मैजिक था और इस मैजिक को प्रॉपर तरीके से यूज करने वाली मेरी फॉलोअर मियो है। मेरे साथ मजाक करना बंद करो। क्या तुम किसी स्पिरिट की रिइंकार्नेशन हो? हाँ, तुम्हारे यंग मास्टर के सामने औकात में रहकर बात करना, गर्दन काट दूंगी तेरी। अभी तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगी, गिनते गिनते कोई बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, समझ गया ना? अरे तुम अपना शांत हो जाओ पहले तो। वैसे तुम मैजिक को लेकर काफी ज्यादा नॉलेज रखते हो, वैसे अगर तुम्हारे पास स्पेल बुक्स हो तो मैं इन्हें खरीदना चाहूंगा। तुम्हारी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? अरे नहीं यार, मैं सच में सीखना चाहता हूँ। लिच बेचारा सदमे में चला जाता है और तोमोई बोलती है कि अगर आप मैजिक सीखना चाहते हैं तो आप इस पूरे के पूरे लिच को ही क्यों नहीं रख लेते सर जी? और इसके अलावा तुम एक ग्रांट इसलिए बनना चाहते हो ना क्योंकि तुम दूसरी दुनिया के बारे में जानते हो जो कि गॉडेस की नहीं है ना? इसकी ये बात सुनकर लिच और माकोतो दोनों हैरान हो जाते हैं। तुमने बहुत सारे रिसर्च की होगी, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े होंगे जिससे कि तुम्हें पता चला कि ग्रांट्स हाई रैंकिंग ह्यूमंस होते हैं जो कि अलग अलग दुनियाओं के बीच में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। मैं किसी भी दुनिया में ट्रैवल कर पाऊंगा। एक सेकंड, अगर ये ग्रांट बन जाता तो ये तो मेरी दुनिया में भी आ सकता था। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तुम्हारे ही तरह पास्ट में कई सारे लोगों ने दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी दुनिया देखने के बाद वापस से इसी दुनिया में आ गए। उन सभी में से बस बहुत गिने चुने लोग दूसरी दुनियाओं में अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाए थे और उन्हें ही हम ग्रांट्स कहते हैं। और गाइस, माकोतो के पेरेंट्स भी ग्रांट्स हैं जो कि दूसरी दुनिया से थे, लेकिन ये ह्यूमन वर्ल्ड में आकर यहीं पर बस गए। वो दूसरी दुनिया में इसी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए क्योंकि वो ग्रांट्स थे, बल्कि दूसरी दुनिया में सक्सेसफुली ट्रैवल करने वाले लोगों को ही ग्रांट्स कहा जाता है। तुम यार, दो दुनिया के बीच में ट्रैवल करने का कोई रास्ता है क्या? हाँ जी मास्टर जी, रास्ता है, पर उसमें आपके जिंदा बचने की चांसेस बहुत ही कम है। भले ही इस दुनिया की गॉडेस आपको दो दुनियाओं के बीच दरवाजा खोलने की इजाजत क्यों ही ना दे दे, लेकिन आपके सक्सेस के चांसेस 10% से भी कम होंगे। ये सुनकर माकोतो सोचता है कि ये तो एक तरह से सुसाइड करना हुआ। तो फिर मेरा इतना कुछ करने का मतलब क्या था? हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम दूसरी दुनिया में जाकर आखिर पाना क्या चाहते थे, लेकिन तुम यहाँ पर यंग मास्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और इनके सर्वेंट बन सकते हो। और मास्टर जी, आप भी तो मैजिक सीखना चाहते हैं ना, तो इस लिच को रखने में कोई बुराई नहीं है। और क्या आपको मुझे क्रीचर की जरूरत भी है क्या? हाँ ठीक है लिच। और माकोतो भी लिच के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगते हैं, पर माकोतो की ताकत बहुत ज्यादा होती है और रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए इसे अपने माना को कम करना पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्ट के पूरा हो जाने पर लिच वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और माकोतो को अपना सर्वेंट बनाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी बाहर एक धमाका हो जाता है और तोमो नीचे गिरने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मियो, ये क्या हो गया भाई? ओह शिट, इसका खून आ रहा है। तुम इसकी लीडिंग को रोको। अब माकोतो लिच को अपने साथ लेकर जाता है और
बाहर उसी एक्सप्लोजन वाली जगह पर जाता है। अब मिसूमी और लिच भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते भागते लिच नीचे बैठ जाता है। इस बॉडी से फेमिलियर नहीं हूँ, मैं भाग नहीं सकता। मुझे अपना माना इंजर्ड्स को हील करने के लिए यूज करना चाहिए। एक सेकंड भाई, तुम किलिंग मैजिक भी यूज कर सकते हो क्या? हाँ, मैं काफी अच्छा हूँ उसमें। ठीक है, अगर यहाँ से कर सकते हो तो करो। पर लिच भागने में अपना माना वेस्ट करने की जगह यहीं से लोगों को हील करने लगता है, जिसके बाद मकोतो धमाके की जगह पर जाने लगता है और रास्ते में इसे कुछ इंजर्ड लोग दिखते हैं। इनमें से एक होकोतो था, पर ये देखकर मकोतो को बहुत ही अजीब महसूस होता है क्योंकि एल्कीज खुद को बहुत ही इजीली रीजनरेट कर सकते हैं। और ये सब देखकर मकोतो को अपने पिछली जिंदगी का सीन याद आता है जब इसकी बिल्ली की मौत हो गई थी। और लिच मकोतो को बताता है कि इसने आसपास के सभी लोगों को बचा लिया है, लेकिन अभी जो इसके पास है वो सबसे ज्यादा इंजर्ड है और मकोतो की मदद मांगता है। मकोतो अपनी काय का यूज करता है, लेकिन इससे कोई भी असर नहीं होता है और अपनी काय के ऊपर एक और काय का यूज करता है और अकुता होश में आ जाता है। बहुत अच्छी मास्टर, अब यहाँ से मैं संभालूंगा। तभी मिसूमी अपने माना को फ्लो होते हुए देखता है और ये ऑर्क मकोतो को एक चीज देती है, जिसे देखकर मिसूमी को याद आता है कि उसी ऑर्क का था जिसे एडवेंचरर्स को इल्यूजरी सिटी की तरफ गाइड करने के लिए असाइन किया गया था। वो वहाँ पर है तो की फ्रेगमेंट के साथ हर ह्यूमंस को रोक रहा है। मिसूमी आगे जाता है जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ होता है, पर इसे मिस्ट गेट के ट्रेसेस दिखते हैं और कुछ और गेट्स को भी दिखता है, जिसके जरिए इसे वही ऑर्क्स और कुछ एडवेंचरर्स और तोमो का क्लोन भी सेंस हो रहा था। पर कुछ देर बाद ये सभी गेट्स क्लोज हो जाते हैं और मकोतो को मियो की एक बात याद आती है कि किसी के मरने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है, लेकिन एक गेट अभी भी बचा था और इसे बचाने की कोशिश करता है। पर तभी से उनकी मेमोरी से दिखाई देने लगती है। जो लड़की इसे पहले मिली थी वही पब्लिक सर्वेंट और शुरुआत से ही इसके पीछे पड़ी थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इल्यूजरी सिटी से काफी कुछ चुराया था, लेकिन जब वो वहाँ से जा रहे थे एक छोटी ऑर्क इन्हें देख लेती है और तभी वही ऑर्क वहाँ पर आकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो लड़की इनके ऊपर एक रिंग फेंक देती है जिसके अंदर मकोतो का माना एब्जॉर्ब हो रखा था, जिसकी वजह से ही वो धमाका हुआ था। पर तोमो के क्लोन वहाँ पर आकर वाटर बॉल से उस धमाके को रोकने की कोशिश करती है, पर वो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बैरियर से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। पर यहाँ पर इल्यूजरी सिटी में वो पब्लिक सर्वेंट अभी भी जिंदा थी और इसे बस चुराई हुई चीजों की ही फिक्र होती है और मकोतो गुस्से में यहाँ पर आ जाता है। मकोतो ने अभी मास्क नहीं पहना हुआ था और पब्लिक सर्वेंट इसकी बेइज्जती करने लगते हैं, लेकिन मकोतो को इसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। काश मैंने तुम्हें पहले मार दिया होता, मैं लेवल 96 की हंटर हूँ, समझ गया ना टिगोज़ी? पर मकोतो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपना ट्रेडिशनल वेपन बाहर निकालता है। ये लड़की मकोतो पर हमला करने के लिए जाती है, पर इसकी बैरियर को पार नहीं कर पाती है। मकोतो इसके दोनों हाथों को काट देता है और इसे जमीन पर गिरा देता है और इसके गले में चाकू घुसाकर इसे जान से मार देता है। और इसके बाद मकोतो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले पर किसी को जान से मारा है, या फिर उस धमाके में मारे गए लोगों की वजह से? अगले दिन जो सभी लोग मरे थे उन सभी के लिए एक फ्यूनरल रखा जाता है। मकोतो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन दिखाता है कि बिल्कुल ठीक है और मकोतो बताता है कि इसने लिच का नाम शिकी रखा है। तो मैंने एक्सप्लोजन के समय एक एडवेंचरर की मेमोरी को देखा। क्रीचर की मेमोरी देखना तो तुम्हारी ताकत है ना, मैं खुश हूँ। अगर इसका मतलब है कि आपने एक घटिया एडवेंचरर को मार दिया, वहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मैं एक नॉन ह्यूमन कॉम्बिनेशन बन चुका हूँ, ड्रैगन, स्पाइडर और एक इंसान का? कितना मजाकिया हुआ आप। लिच बताता है कि सर्वेंट का कोई भी पार्ट मास्टर की बॉडी में एंटर नहीं हो सकता है, तो आप चिंता मत कीजिए सर जी, आप कोई भी हाइब्रिड वगैरह नहीं बनने वाले हैं कभी भी। ये मास्टर, ये बस एक कोइंसिडेंट है कि आप उस ताकत को यूज कर पाए। आपके इमोशंस और मेरे साथ कनेक्शन की वजह से शायद ऐसा हो पाया। ये देख मियो तो मोई को गुस्से से देखने लगती है। अरे क्या हो गया भाई, हमारे बॉन्ड और ट्रस्ट की बात कर रही हूँ, तुम कौन सा कनेक्शन समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शिकी बताता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने सर्वेंट्स की ताकत का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मास्टर और सर्वेंट एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समझी ना? ये बस एक कोइंसिडेंट था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर यंग मास्टर कभी भी इंटर हो गए तो मेरी पावर एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने और यंग मास्टर ने ब्लड शेयर किया है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरा खून पिया था? पागल औरत, ठीक से बोला कर, लोग गलत समझ जाते हैं। अब इसके बाद मिसूमी एमा से कहता है कि इल्यूजरी सिटी में एक डिवीजन कर देगा, एक वॉल के थ्रू, जिससे कि कमजोर लोगों को एडवेंचरर्स से कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और लिजरमैन को एरिया को पेट्रोल करने की ड्यूटी देता है और एक एल्क से पूछता है कि होकुता अब कैसा है? जी सर, वो ठीक रही है धीरे धीरे, पर आपको शुक्रिया मेरे भाई को बचाने के लिए। और एल्क से कहता है कि बारी बारी एडवेंचरर्स बनकर इल्यूजरी सिटी में रहे ताकि सभी चीजों पर नजर रख सके। इसके बाद इसके पास डॉग्स आ जाते हैं जो कि इसे वेयर हाउस की मैनेजमेंट के बारे में रिपोर्ट दे रहे थे। इसके बाद मिसूमी को वही ऑर्क मिलता है जो कि दूसरे ऑर्क के साथ रहता था। मैंने उसके पेरेंट्स से माफी मांग ली है। जो मोस्ट आपने हमारे पूरे विलेज को बचाया, हम तेरी फ्रेंड की रिप्ली जान भी दे सकते हैं। हाँ, उसके माँ बाप ने भी यही कहा था, मुझे माफ कर देना। अब अंधेरा हो जाता है और मिसूमी चिकी के साथ कहीं पर जा रहा होता है। जब मास्टर, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं बस डेमी फ्रेंड के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, पर मैंने अपना मन बना लिया है। तब इसके बाद मिसूमी पैट्रिक से मिलता है। टाउन ऑफ रोस्टर अकेडमी, ये वही न्यूट्रल सिटी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पैट्रिक इसे एक मैप दिखाता है जो कि बिल्कुल जापान के जैसा लग रहा था, लेकिन जाने से पहले मकोतो कहता है कि उसने झूठ कहा था, पर इसे अपना चेहरा दिखाता है। अरे सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब भी आप पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि जब मेरी खुद की फैमिली इतनी ज्यादा भयानक दिखती थी तब मैं उनसे प्यार करता था। अरे यार, ये मुझे भयानक क्रीचर से कंपेयर कर रहा है, इसकी गंजी वाइफ। पहले मकोतो इस दुनिया के बारे में जानने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, पर उस इंसिडेंट की वजह से मिसूमी अपने पेरेंट्स और इस दुनिया के बारे में और भी चीजें पता लगाने
लाना चाहता है, लेकिन अपने साथ तोमोई और मियो को नहीं लेकर जा रहा है। पर मास्टर आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कितने इंपॉर्टेंट मिशन में आप सिर्फ शिकी को कैसे लेकर जा सकते हो? शिकी इस जॉब के लिए परफेक्ट है, क्योंकि पहले एक ह्यूमन रिसर्चर भी रह चुका है और तुम्हारी तरह टाउन को डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा। मैं और चीजें जानना चाहता हूँ, मैजिक, डीमंस और ग्रांट्स के बारे में, उस गॉडेस के बारे में और मेरे माँ बाप के बारे में भी मैं शायद थोड़ा और जान पाऊँ अगर अकेडमी में जा पाऊँ। और जाने से पहले इन दोनों को गिफ्ट देता है और मेमोरीज होती है मिसुमी की, तोमोई के लिए स्वर्ड्समैनशिप के रिगार्डिंग और मियो के लिए फायर आर्म से रिलेटेड। और तोमो बोलती है कि इस दौरान ये उन ओगर्स को डेमी प्लेन में लाने की कोशिश करेगी और मियो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। मकोतो और शिकी यहाँ से जाने के लिए तैयार थे और सभी गाँव वालों को अलविदा कह रहे थे, लेकिन तभी मकोतो अचानक से ही कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और इसके ऊपर दो एडवेंचरर्स हमला कर देते हैं, जिनमें से एक का नाम सोफिया है और दूसरी लांसर है। मिसुमी इनके हमलों को डॉज करता है, पर इस दौरान इसकी उंगलियां कट जाती हैं और यहाँ पर पैट्रिक का बटलर इसे बताता है कि दो नेशंस के हीरो एक साथ आ रहे हैं डीमन से लड़ने के लिए। वॉर फाइनली शुरू होने वाली है और यहाँ पर मियो और तोमोई नोटिस करते हैं कि इनके मास्टर गायब हो चुके हैं। यंग मास्टर कहाँ है? यंग मास्टर गायब हो गए। पर यहाँ पर मकोतो याद करता है कि टेलीपोर्ट होने से पहले इसे गॉडेस की आवाज सुनाई दी थी। मकोतो की दो उंगलियां कट चुकी थी। मकोतो इस लड़की को देखकर सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस लड़की और इस छोटे लड़की को देखकर मकोतो सोच में पड़ जाता है कि आखिर चल के रहा है और खुद को शांत रखने की भी कोशिश करता है। और मकोतो को देखकर ये मित्सुरुगी नाम का लड़का बोलता है कि आखिर एक गॉडेस एक डेमी ह्यूमन को क्यों चूज करेगी एक हीरो बनने के लिए, जिस पर सोफिया कहती है शायद उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। इनकी बात सुनकर मकोतो सोचता है गॉडेस, अरे हाँ ये सब होने से पहले मैंने उसकी आवाजें सुनी तो थी। अब सोफिया मकोतो पर अटैक कर देती है। मकोतो अपनी काई का यूज करके इसके हमले से बच जाता है, पर अपनी काई का इस्तेमाल करके भी सोफिया के अटैक्स को पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। पर क्योंकि इसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी तो अपनी बोस्ट्रिंग का यूज करके अपने हाथ को बांध लेता है ताकि इसकी ब्लीडिंग रुक जाए। अब इसके बाद सोफिया मकोतो को देख कर कहती है एक ह्यूमन बेस्ड काई मेरा हो है ना? अरे हो मैं एक इंसान हूँ, ठीक है ना? और लिख कर इनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? और सोफिया इसे बताती है कि हमने इंसानों का साथ छोड़कर डीमंस का साथ देने का फैसला किया है। दूसरे शब्दों में तुम हमारे दुश्मन हो। दुश्मनों को युद्ध भूमि में बात करने की जरूरत नहीं होती है। मकोतो इस पूरी जगह को अपनी काई का यूज करके एनालाइज करने की कोशिश करता है कि अभी कहाँ पर है और इसे अपने दोनों और दो आर्मीज दिखाई देती हैं। और ये देखकर मकोतो समझ जाता है कि अब ह्यूमंस और डीमंस के बीच में युद्ध होने वाला है और इनके बीच में यहाँ पर फंस गया है। तभी मिस्टर रूबी कहता है कि गॉड का एक डिसाइबल है शायद, और शायद गॉडेस ने इसे यहाँ पर डीमंस को रोकने के लिए बुलाया है। अरे यार मुझे डेमी प्लेन में भाग जाना चाहिए, पर अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग डेमी प्लेन में आ जाएंगे, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और मकोतो अपने सूट का कलर चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इन दोनों पर अटैक करने लगता है। पर इसी मौके का फायदा उठाकर मकोतो अपनी कंसीलिंग काई का यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक इसके चारों ओर बहुत सारी ब्लेड्स आ जाती हैं जो कि इसे भागने से रोक देती है। और मकोतो का अटैक लगातार सोफिया और इसके साथी के ऊपर आग की गोले बरसा रहा था, लेकिन इस हमले से इन्हें कुछ भी नहीं होता है और अपने बैरियर का यूज करके इसे रोक देते हैं। तभी अचानक से सोफिया मकोतो के ठीक सामने आ जाती है और अचानक से ही इसके सामने से गायब होकर इसके पीछे आकर इस पर अटैक कर देती है। मकोतो इस हमले को अपने बैरियर का यूज करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका बैरियर टूट जाता है और एक हमला करके सोफिया मकोतो को दूर फेंक देती है। शुक्र है मेरे पास ये सूट है, वरना अब तक तो मैं टपक लिया होता। पता नहीं यहाँ से मरने के बाद और कहाँ जाऊंगा। और यहाँ पर सोफिया कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये हमसे कभी नहीं लड़ पाएगा, इसके पास गॉडेस की प्रोटेक्शन है। और सोफिया एक रिंग का यूज करके गॉडेस की प्रोटेक्शन को खत्म कर देती है। हम मरने के लिए तैयार हो जाओ चकते से मुंह वाले। अरे ओ मुझे कोई गॉडेस की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी, उसने तो मुझे खुद मरने के लिए छोड़ दिया था इस दुनिया के किसी कोने में। ये कैसी बातें कर रहे हो? जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम पूरी तरह से गॉडेस की प्रोटेक्शन में कवर थे, ऐसा कुछ नहीं था। देखो तुम मरने वाले हो, तब तुम अब हमें बता सकते हो कि तुम एक्चुअल में कौन हो। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, और वैसे भी तुम दोनों को बताना चाहिए कि तुम दोनों कौन हो। मैं हूँ सोफिया बुल्का, जिसे लोग ड्रैगन शेर के नाम से भी जानते हैं, और मैं लैंसर हूँ, जिसे लोग मिस्टर रूबी के नाम से जानते हैं। और इनकी बात सुनकर मकोतो को याद आता है कि ये सोफिया तो ज़ेत्सुआ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है, और वो ड्रैगन जिसको इसने हराया था लैंसर ये मिस्टर रूबी है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में शायद से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। और तुम कौन हो? मकोतो बताता है कि एक मामूली सा मर्चेंट है। कुज़ुनोहा मकोतो सफेद झूठ, अगर तुम एक मामूली से मर्चेंट हो तो हम वही मामूली से एडवेंचरर्स हैं जिन्होंने कुछ वजह से डीमंस का साथ देने के बारे में सोच लिया है, और अब हम तुम्हें खत्म करने वाले हैं। और दोनों मकोतो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे मारना बहुत ही आसान होगा, पर ये सब देखकर मकोतो को गुस्सा आ जाता है और अपनी एक अंगूठी को बाहर निकालकर कंसीलिंग काई का यूज करके अपने माना को रिलीज करने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर इतना ज्यादा माना रिलीज हो जाता है जिसे देखकर ये दोनों घबरा आ जाते हैं। अब धमाके की वजह से चारों ओर धूल उठ रही थी, और तभी मकोतो अपनी इन्वेस्टिगेटिव काई का यूज करता है और इन दोनों की पोजीशन को सेंस कर लेता है और अपने पास से एक वेपन निकालता है जो कि डॉग्स ने इसके लिए बनाया था, और इसी हथियार का यूज करके इन दोनों पर निशाना लगाता है। और हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि दोनों ही इस हमले को नहीं रोक पाते हैं, बैरियर्स का यूज करने के बावजूद भी। ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, आखिर ये ताकत आ कहां से नहीं है? और एक सेकंड कहीं गॉडेस ने इसे कर्ज तो नहीं दिया है? तभी मकोतो इनके ऊपर वाटर से अटैक कर देता है, और ये देखकर मिस्टर रूबी यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। पानी के खिलाफ मेरे पास एक एडवांटेज है, पर मकोतो के हमले करने पर कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन अगले ही पल मिस्टर रूबी ये नोटिस करता है कि
सेम एलिमेंट के दो अलग अलग स्टाइल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका बैरियर फ्रीज होने लगता है। और तभी सोफिया माकोतो पर हमला कर देती है और इसके करीब आकर इस पर एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करने वाली थी। और ये देखकर माकोतो टॉफ के वेपन का यूज करता है और इसे सोफिया की तलवार को तोड़ देता है। ये देखकर सोफिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। भाई वो देखने में छोटे हैं पर उनके हथियार बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तभी सोफिया माकोतो को पकड़ लेती है। ये कैसा तरीका है भाई इसे पकड़ने का। और मिस्टर उगी आसमान में बहुत सारे ब्लेड्स को क्रिएट कर देता है और सोफिया माकोतो को आसमान में लेकर जाने लगती है, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर इसे आसमान में छोड़ देती है और खुद यहाँ से गायब हो जाती है। अब माकोतो आसमान में ऊंचाई से इन ब्लेड्स की तरफ गिरने लगता है पर हार नहीं मानता और काफी सारे आग की गोले इन ब्लेड्स पर शूट करके इन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सोफिया नीचे आ जाती है। अब वो मर जाएगा, उसकी चिंता मत करो। चलो डीमन आर्मी को अब सिग्नल दे देते हैं। पर तभी लोग आसमान में बहुत सारे आग के गोले नोटिस करते हैं पर यहाँ पर एक बैरियर बनाकर इस अटैक से बचने की कोशिश करने लगते हैं। और इतने सारे आग के गोले देखकर दोनों आर्मीज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर माकोतो अपनी सारी अंगूठियां निकाल लेता है पर इन दोनों पर शूट करते हुए कहता है ये है एक मामूली इंसान से पंगा लेने का अंजाम। पर माकोतो की सारी अंगूठियां एक एक कर टूटने लगती है और माकोतो जो भी आसमान में था ये मिस्ट गेट के जरिए टैनी प्लेन में चला जाता है। और माकोतो का हमला जब नीचे आ जाता है तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जितने भी लोग थे आसपास सभी लोग बर्फ में जम जाते हैं। पर जैसे ही माकोतो की आखिरी अंगूठी भी टूट जाती है यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक धमाका हो जाता है और उस धमाके की वजह से यहाँ पर एक वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। और सोफिया और मिस्टर उगी दोनों एक लकड़ी के सहारे बस किसी तरह से बचे हुए हैं। क्या तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, कम से कम अभी तो जिंदा हूँ। नहीं वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला यार। सोफिया का आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका है और मिस्टर उगी अपना एक पाँव खो चुका है। क्या वो मर गया होगा? हाँ शायद मर गया होगा। अगर वो अभी भी जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। माकोतो के उस हमले ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी है। अब इसके बाद माकोतो डेमी प्लेन में आ जाता है और अभी माकोतो मियो और तोमोई के बीच में सो रहा था। भाई साहब कितना लकी है यार ये बंदा। और जो भी इसे चोट लगी थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और यहाँ पर पैट्रिक और इसका बटलर कहते हैं सर जी उस बैटलफील्ड में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में जितने भी लोग बच गए उन लोगों ने बताया कि वो धमाका गॉडेस के तीसरे डिसाइपल की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि वो लाल कपड़े पहने हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चोमू जैसा दिखने वाला एक इंसान था। अब इसके बाद माकोतो इन तीनों को बताता है कि सोफिया और लेंसे से मिला पर जहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ था वहाँ पर एक जंग चल रही थी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में और उन दोनों ने गलती से इसी ह्यूमंस के साथ का समझ लिया था। जो मास्टर शायद से गॉडेस ने जानबूझकर आपको उस बैटलफील्ड में भेजा होगा डीमंस के साथ लड़ने के लिए। पर यार वो बेवकूफ गॉडेस मेरी जान लेकर रहेगी जीने नहीं देती। और ये बात सुनकर मियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मुझे अपने माना को इंक्रीज करने पर ध्यान देना होगा ताकि मैं सही समय पर उसका इस्तेमाल कर सकूं और शायद मैं ऐसा कर पाऊंगा अगर मैं मैजिक को अच्छे से यूज करना सीख जाऊं। इसी वजह से मैं शिकी के साथ अकेडमी में स्टडी करने के लिए जाऊंगा। तब मास्टर हम दोनों को भी आपके साथ चलना चाहिए ताकि गॉडेस दोबारा से आपके साथ ऐसा कुछ ना कर पाए। नहीं तुम दोनों को यहीं पर रहने की जरूरत है क्योंकि गॉडेस को शिकी के बारे में पता चल चुका होगा। और इसके अलावा तुम दोनों मेरे ट्रम्प कार्ड्स हो, मेरे हुक्म के इके। और माकोतो की बात सुनकर तोमोई और मियो दोनों ही शर्मा जाते हैं और खुद को बहुत ही स्पेशल फील करने लगते हैं और दोनों इसकी बात को मान जाते हैं। और माकोतो अपने मन में सोचता है कहीं कितने नादान है यार ये लोग, फिर से मेरी चाल में फंस गई। जहाँ जाती है तबाही मचाती है। इन्होंने मेरी एकेडमी भी डिस्ट्रॉय कर देनी थी। इसके बाद तोमोई अपने नए क्लोन से मिलवाती है जो कि इसने माकोतो की एक रिंग का यूज करके बनाया है। माकोतो इसका नाम कुमो रखता है और इसका हाल पिछले वाले के जैसा नहीं होगा ये मास्टर। और ये बेसिकली हम दोनों की बच्ची है क्योंकि आपके माना से ही बनी है। ये सुनकर मियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जेलसी इश्यूज अड़ती नहीं है भाई ये तोमोई भी। माकोतो इसे छोटी तोमोई के सर पर हाथ रखकर कहता है तुम बहुत ही प्यारे हो, आज से तुम्हारा नाम कोमो है। और कोमोई माकोतो को फादर कहकर बुलाती है। तुम्हारा मतलब है यंग मास्टर, छोटी बच्ची बचेगी रे तू। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और गेस की ट्रेनिंग चल रही है और सभी ऑक्स इनकी हालत खराब कर रहे होते हैं और एक्वा और एरिस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और इनका मास्टर इनसे कहता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा ट्रेनिंग करते रहो, पहले से ज्यादा ताकतवर बनाओ, समझ गई ना। लेकिन ये बेचारी अपने मास्टर की बातों से मोटिवेट नहीं होती है और कीरिस कुछ केलों को खाने लगते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं, मैं इन्हें खाकर अपनी जान दे दूंगी। और यहाँ पर माकोतो को ये सारी आवाजें आ रही थी और तुम इन सभी फॉरेस्ट और गेस को भी डेमी रैंकिंग के लिए तैयार करवाना चाहती है। पर यहाँ पर सीज में इनकी नई दुकान खुल चुकी है। हम एक एल्की को देखते हैं जो कि सीगे विलेज में एक एडवेंचरर बनने का नाटक कर रही है और नए एडवेंचरर्स को इल्यूजनरी सिटी के बारे में बता रही थी। वहाँ पर बहुत सारी कीमती चीजें मिलती हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी और वहाँ का खाना भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चलिए ना मैं आपको लेकर चलती हूँ। और ये सब देखकर क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही है सब कुछ। और सीगे में इनका स्टोर भी ओपन हो चुका है और एक एडवेंचरर यहाँ पर आ जाता है। ये क्या तुम्हारा एम्प्लॉयज डेमी ह्यूमंस है क्या, तुम पागल हो चुके हो। पर तभी एल्डरडॉर्फ यहाँ पर आता है, इस एडवेंचरर का चाकू ले लेता है। इसकी हालत तो काफी खराब हो चुकी है और एल्डरडॉर्फ इसके हथियार को इसके बिना पूछे ही ठीक करने लगता है और इसका ब्लेड चमकने लगता है। और मियो सभी को इस हथियार को चेक करके दिखाते हैं पर एक फल को बहुत ही ज्यादा बारीकी से काट कर दिखाते हैं। इस एडवेंचरर को इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब इसका चाकू इसके चेहरे से जरा सा टच हो जाता है तो इससे इसका चेहरा कट जाता है। और तभी इरिस इसके चेहरे पर हीलिंग पोशन फेंक देती है जिसकी वजह से इसका घाव पूरे तरीके से हील हो जाता है। अब ये सब देखकर बाकी के जो लोग होते हैं सभी एडवेंचरर्स ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है,
ये हमारा कुजिन वाज हाई क्वालिटी मेडिसिन है जो कि आपको अभी इसी वक्त सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन में मिल जाएगा। और जैसे ही सभी एडवेंचरर्स इसका प्राइस सुनते हैं, इनके स्टोर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाते हैं और मिया सभी को इल्यूजरी सिटी के फ्रूट्स खिलाने लगती है जो कि काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और सभी लोगों को इनका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद भी आता है। और एल्डरडॉर्फ कहता है कि ये यहाँ पर वेपन्स भी बेचते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल, ड्यूरेबल और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर ये एडवेंचरर इसे ये सब कुछ बकवास लग रहा था। और तभी एक्वा इसके पास एक फ्रूट का टुकड़ा लेकर आती है और एक्वा को देखकर ये एडवेंचरर ब्लश करने लगता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद कई सारे एडवेंचरर्स माकोतो के स्टोर में आ जाते हैं और पैट्रिक और मोरिस ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और माकोतो के स्टोर के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर पैट्रिक बोलता है, लगता है कि बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चलने वाला है। इनके एम्प्लॉयज डेमी ह्यूमंस हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस टपटपू वाले की दुकान इतनी ज्यादा अच्छी चलेगी। और शिकी और माकोतो ये दोनों भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे अपनी शॉप पर। और माकोतो को इस बात के बारे में पता चलता है कि गॉडेस ने जिस बैटलफील्ड के ऊपर इसे भेजा था वहाँ पर इंसानों और डीमंस दोनों को ही बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचा था उस हमले की वजह से जो कि माकोतो ने किया था। पर जब किसी इंसान की जान खतरे में होती है तो उसकी माना की इमेंस पावर एक्टिवेट हो जाती है और इसी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें डीमंस और ह्यूमंस दोनों को नुकसान हुआ था। और उस बैटलफील्ड पर माकोतो 2 और लोगों की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया था जो कि इसी की दुनिया से आए हुए थे, यानी कि अर्थ से। इसके बाद शाम हो जाती है और हम माकोतो को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। मॉम, डैड, मैं इस दुनिया में आपके बारे में और भी चीजें सीखूंगा और हाँ से गाफा, मुझे माफ कर देना, मैं अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। मैं जानता हूँ मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊँ। और तभी MIC एक पार्टी में लेकर जाती है जो कि इसकी न्यू शॉप और इसके फेयरवेल पर रखी गई है। और माकोतो याद करता है कि इस दुनिया में इसके साथ कितना कुछ बीता है, शायद ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। पर तभी एकदम से इसका मूड बदल जाता है क्योंकि तोमो और मियो दोबारा से एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हैं। और इन दोनों की फाइट को देखने के बाद सॉरी गाइस, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ। ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। एनिमे सीरीज आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।